It is by the commercial traffic department की वो वर्किंग करते हैं कि हमें नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर्स में क्या कमोडिटी आ सकती है, किस तरह की। एक ज़माने में हमारे पास जब फर्नेस ऑयल पे पावर प्लांट्स चलते थे तो फर्नेस ऑयल की जो थी रिक्वायरमेंट, मतलब हमारे पास टैंक वैगन्स थे। आई हैव समवेयर द नंबर्स ऑफ टैंक वैगन्स। अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी शिफ्ट लिया 2015-16 में कि जी फर्नेस ऑयल के सारे पावर प्लांट्स बंद कर दें। अब क्या हुआ कि वो फर्नेस ऑयल के सारे पावर, अब आपके वो टैंक वैगन्स बेकार खड़े, दे आर यूजलेस, जस्ट ऑक्यूपाइंग द ट्रैक एंड डूइंग नो वर्क, नो अर्निंग, नथिंग। तो फिर बाद में आया कि जी कोल का बिजनेस आ रहा है, फिर हमने हाई स्पीड हॉपर वैगन्स खरीदी कि जी कोल आना है, और वो सो फार इट इज़ वेरी सक्सेसफुल। अब अगर उसके बाद फिर आया कि जी ये कंटेनर जो हैं बाहर से जो आते हैं, और अब जो सारी ट्रैफिक है वो कंटेनराइज हो गई है। अगर आप देखें कि ये ट्रॉलर्स जा रहे हैं, ऊपर एक कंटेनर रखा हुआ है और कराची से चलता है, ये ज़फ़ीर, ये पेशावर तक आता है और इवन अफगानिस्तान जाता है। तो वो फिर आपने कंटेनर ट्रैफिक को किया टारगेट। तो कंटेनर ट्रैफिक में अब क्या है कि अब जितने आप वो गुड स्टॉक खरीदेंगे उसमें आपकी प्रायोरिटी ये है कि वी शुड गो फॉर द फ्लैट बेड कंटेनर वैगन्स, उसके ऊपर कंटेनर रखें दो और उसको लेके आए। तो इस तरह करके वो आपका वो एक बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि जी आपने लोकोमोटिव लेके आना है, और फिर दूसरा उसके बाद ये डिलीशन के जी एज फैक्टर में जो आप वो करते हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी स्लाइड। एनीवे, जस्ट कमिंग टू द पॉइंट, दो चीज़ें सिर्फ बताने वाली हैं लोकोमोटिव, वी आर ऑलमोस्ट क्लोजिंग इट। ये तो इसके अंदर ये था कि जिस साइड पे नॉर्मली जो लोकोमोटिव होता है उसके अंदर जो आपकी ये साइड है, इट इज़ द जनरेटर एंड, एंड दिस इज कॉल्ड द फ्री एंड। कि जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं लोकोमोटिव की वो इसके अंदर, फॉर एग्जांपल अब मैं कहूँ जी कि आप मुझे बताएं जी R5 व्हील कौन सा है, ठीक है, या आपका V टाइप डीजल इंजन है, तो मैं कहूँ जी कि R5 मुझे बताएं कि आपका सिलेंडर नंबर R5, 12 सिलेंडर हैं, तो ऐसे डबल बैंक है, तो इसमें से R5 कौन सा होगा। तो वो आप फिर उसके अंदर उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए ये है कि हियर इज द ड्राइवर सिटिंग। तो अब उसकी ये वाली साइड लोकोमोटिव की, दिस इज बेसिकली द साइड व्यू, राइट साइड का साइड व्यू है लोकोमोटिव का। तो व्हेन द ड्राइवर इज सिटिंग हियर, तो दिस व्हील इज R1, R2, R3, R4, R5, R6, और ऑपोजिट साइड का जो है वो L1, L2, L3, L4, L5, L6 होगा। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द मेंटेनेंस, जब आप लोकोमोटिव की मेंटेनेंस कर रहे हैं, पता चला जी हॉट एक्सल हो गया, तो आपको वहां से बताया जाएगा कि जी आप पूछेंगे कि कौन सा व्हील हॉट एक्सल हुआ है, तो वो कहेगा जी R5। तो यू क्विकली अंडरस्टैंड कि जी R5 मीन्स के ये वाला हुआ है। और अगर वो कहते हैं कि जी L6 है, तो इट मीन्स लास्ट वन ऑफ द अदर साइड। सर इन केस ऑफ डीजल इंजन चेंज हो जाता है और उसके जो नंबर ऑफ सिलेंडर्स की वो अब उधर आ रहे हैं, उस साइड पे आ रहे हैं। अच्छा, अब जो आपका बेसिकली दिस इज आल्सो फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एज वेल, उनका भी चूंकि होता है, ऑल्दो इट्स अ बेबी इंजन कंपेयरिंग विद द लोकोमोटिव डीजल इंजन, लेकिन इसमें नॉमेनक्लेचर वही फॉलो होता है। तो उसके अंदर ये है कि नॉर्मली लोकोमोटिव की जो काउंटिंग ऑफ द सिलेंडर्स है, तो ये है कि स्टैंडिंग ऑन द फ्रंट ऑफ द लोकोमोटिव एंड फेसिंग टुवर्ड्स द लोकोमोटिव। ठीक है जी, कि आप लोकोमोटिव के सामने खड़े हो जाते हैं और उसको फेसिंग जो है ना, इसकी फ्रंट साइड फेसिंग हो। तो यहाँ पे जो डीजल इंजन का होगा, तो वो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास
ये मार्कर नहीं है तो फॉर एग्जांपल अगर ये वी सिलेंडर है और इस तरह वो, तो जब आप सामने लोकोमोटिव के खड़े हैं तो जो राइट बैंक आपके साइड पे बनेगा वो राइट बैंक कहलाएगा ऑफ द डीजल इंजन, और जो लेफ्ट पे होगा वो कहलाएगा लेफ्ट बैंक, राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक. So right bank and left bank of the diesel engine you differentiate by standing in front of the locomotive, और जो आपके राइट साइड पे आएगा वो होगा और लेफ्ट पे. लेकिन जो एक्सेल बॉक्स की काउंटिंग है वो सिटिंग ऑन द ड्राइवर साइड, वो आपका जो राइट साइड होगी उधर से काउंटिंग होगी, द फर्स्ट वन सेकंड थर्ड. और काउंटिंग ऑफ द सिलेंडर्स जो है वो होगी फ्रॉम द फॉर एंड, फ्रॉम द फ्री एंड. कि फॉर एग्जांपल अगर ये 12 सिलेंडर है तो यहाँ पे जो सिलेंडर आएगा ये वाला, इट विल बी R1, ये R2, R3, R4, R5, और इस साइड पे L1, L2, L3. The counting of the cylinder will be from the free end. कोई इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? अच्छा, फिर ये है, ये तो है V टाइप. नॉर्मली आपके जो इंटरनल कंबस्टन इंजन है या तो वर्टिकल है, जो छोटे वाले हैं नॉर्मली वो वर्टिकल होते हैं, और बाकी जो बड़े वाले हैं वो 16 सिलेंडर है तो 8 एक साइड पे होंगे, 8 दूसरी साइड पे होंगे. तो उसमें जो काउंटिंग ऑफ द सिलेंडर है इट विल बी फ्रॉम द फ्री एंड. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द लोकोमोटिव, what is on your right side that is right bank, and what is on your left side it is left bank. Tank divided होता है सर? Sorry? tank की बात कर रहे हैं ना, बैंक? आप किसी और दुनिया में महल पहुंचे हैं. We are talking of the diesel engine. डीजल इंजन की बात हो रही है. आप फ्यूल टैंक का क्या कह रहे हैं? आप बैंक के रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ वो कौन सा बैंक बता रहे हैं? राइट बैंक मींस राइट साइड. नॉर्मली इसको राइट बैंक कहते हैं, या आप राइट साइड कह लें. इन सिंपल वर्ड्स, राइट साइड. कि आप लोकोमोटिव के फ्रंट पे खड़े हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज द डीजल इंजन, मैं इसके सामने खड़ा हो जाता हूं तो ये राइट बैंक है, ये लेफ्ट बैंक है, या ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है. एंड काउंटिंग ऑफ द सिलेंडर विल बी 1 2 3 4 5 6. तो जो अगर 12 सिलेंडर का जो R6 किधर होगा, इट विल बी नियर द जनरेटर. ये नोमेनक्लेचर मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स सर व्हील्स का भी अल्टरनेट किया, वो भी इसी तरह से कर देते हैं. किसका? व्हील्स का वो ऑपोजिट बन जाता है ना, R1 R2 वो ऑपोजिट बनता है. नॉर्मली होता है ना कि वो टर्मिनोलॉजी आप वही यूज करते हैं जो OEM आपको देता है, लिख के देता है. आप समझ रहे हैं कि वो तो यू हैव टू फॉलो इट. जब आप वो अच्छा, इसी तरह जो है हर जहाँ पे हम मार खा रहे हैं ना, सबसे बड़ा वो ये है कि वो जब हमने शुरू में सर्विस ज्वाइन की थी ना, तो क्या होता था कि हम किसी जाके ना मिस्त्री चार्जमैन से पूछते थे ये कैसे करते हो. वो जो बस वो उसका नॉलेज है ना, विद बाय वर्च्यू ऑफ हिज एज या एक्सपीरियंस, हम वो देखते थे. फिर हमें एक दिन कोई CME इंस्पेक्शन पे आए तो उन्होंने कहा कि ये आप देखते हैं आगे चीज़ें. तो हमने कहा जी हाँ देखते हैं. तो कहाँ से ये पिक करते हैं कि ये ठीक कर रहा है? हमने कहा जी हम इससे पूछते हैं, ये बड़ा एक्सपीरियंस. उन्होंने काफ़ी हमें वो डांटा. उन्होंने कहा MI आप कभी पढ़ी है आपने? तो वो हमारे पास जवाब था कि नहीं, वो तो उनका MI देखा करें, मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन बुक, कि उसके अंदर जो है ये तो अपने एक्सपीरियंस के या उस बेस पे वो कर रहा है, ये अनपढ़ बंदा है. बट यू हैव टू फॉलो द MI, जिसके अंदर एक एक चीज़ मेंटेनेंस, जो रनिंग मेंटेनेंस की है या ओवरहॉलिंग की है, वो उसके अंदर गिवन होती है. कि जब लोकोमोटिव आता है ना तो उसके साथ पूरा एक कोई एटलीस्ट मिनिमम 200 मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस की ये पार्ट ऑफ आपका एग्रीमेंट होता है कि जी आप हमें कम से कम 200 MIs देंगे, जो कि फिर हर शेड में 5-5, 6-6 वो फिर भेज देते हैं, जहाँ पे फिर ये वो
उसके अकॉर्डिंगली फिर आप मेंटेन करते हैं। तो ये क्लियर हो गया जी, एक्सल बॉक्स एंड काउंटिंग ऑफ द सिलेंडर्स। इट्स मोर पर्टेनिंग टू मैकेनिकल। क्वेश्चन है लोकोमोटिव। जी 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 सर, जो हमारा डीजल इंजन है, लेट्स से क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, जब ये मतलब चलता है, इवन ट्रक्स में भी आप देखें तो जब हैवी ट्रक्स जो है हमारे, वो जब मतलब कि स्टेशनरी पोजीशन जब चलने लगते हैं, हल्का सा एक तरफ से साइड से इस तरह उठते हैं, अगर फर्स्ट करें अगर आपका इंजन क्लॉकवाइज है तो उसकी चेसी पे एंटी क्लॉकवाइज टार्क उस पर एक्ट करती है। तो ये लोकोमोटिव में भी ये फिनोमेना होता है। देखें, जो आप उसको रोड व्हीकल से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते, जिस तरह मैंने कहा था कि जी वो गियर मैकेनिज्म होना चाहिए, या कि इसका जो है आपकी चेन ऑफ पावर, इट इज ऑल इलेक्ट्रिकली ड्रिवन। इसमें वेरी लिटिल मैकेनिकल, सवाए मैकेनिकल या बल्कि स्टार्टिंग मोटर भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। मोटर की हद तक वो मैकेनिकल है, बाकी उसकी वो जो एक ड्राइविंग फोर्स है वो तो इलेक्ट्रिकल है। तो ऐसा इसके अंदर तो कोई वो फिनोमेना नहीं है कि जी वो जो आप कह रहे हैं ना कि उसके अंदर वो जो बोर्ड्स होते हैं जिसमें आप फर्स्ट करें देखें दो इंजन हैं, अगर उसमें एक क्लॉकवाइज है तो उसके जो सामने इंजन लगाते हैं ना वो एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं, तो उसकी रोटेशन जो होती है क्रैंकशाफ्ट की वो एंटी क्लॉकवाइज। वो देखिए उसके अंदर ये होता है ना कि वो जिस मीडियम पे ट्रैवल कर रहा है, जो बोट है वो जिस मीडियम पे ट्रैवल कर रही है वो अनइवन है, वो उसका मैकेनिज्म ऑल टुगेदर डिफरेंट है, वो शेकी है। ये तो आपका एक पूरा जो ट्रैक है इट इज़ अ गाइडेड वे, और इसको आपको पता है कि ये जो स्पेशली फॉर द सिविल इंजीनियर्स हैं, इसको कहते ही पीवे हैं, बेसिकली परमानेंट वे। इसको उन्होंने आपको शायद पढ़ाया होगा, तो बेसिकली वो ट्रैक श्रैक नहीं है, वो कहते हैं कि ये बेसिकली पीवे परमानेंट वे है। वो चीज़ ठीक है, पर इंजन का अपना रिएक्शन तो होता होगा नहीं, जो ऊपर से टॉर्क लगा रहा है उसका सुने ना, बात है, उसका रिएक्शन सुन ले इसके आरपीएम, मीडियम आरपीएम डीजल इंजन के 1000 आरपीएम है, 1100। जब वो स्टार्ट होता है तो वो आइडल पे होता है ऑलवेज, और आइडल के नॉचेस जो है मेरा हार्डली 80-100 के करीब है या 150 हैं एग्जैक्टली। आई मेरा फर्स्ट नॉच के कोई 300-350 हैं, फिर आगे ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। तो उसके अंदर एज सच कोई बहुत वो जिस तरह कहते हैं ना कि बहुत कोई मैकेनिज्म वो नहीं है कि भाई या तो मैं आपका क्वेश्चन फॉलो नहीं कर पा रहा, या ये है कि जो मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि जिस तरह आपने शायद वीडियोस देखी हो, ये मतलब जो बड़े ट्रक्स होते हैं इनकी अक्सर इस तरह की रेसेस होती हैं, मतलब कि लोड ज्यादा कैरी कौन कर सकता है, तो सब देखिए जब वो स्टेशनरी खड़े होते हैं, जब जैसे ही वो मतलब स्टार्ट होती है, हाँ ठीक है, उसके अंदर एक धुआं निकलता है, दूसरा वो एक साइड से उठते हैं, दोनों साइड से नहीं उठते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है लोकोमोटिव के केस में, तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वी हैव इनिशियली आप देखें कि वो डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं होती, कोई मैकेनिकल पावर ट्रांसमिट नहीं होती, होता इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म ही है, और उसके अंदर एक ह्यूज इलास्टिक कपलिंग विच एक्ट एज अ डैम्पर बिटवीन, डैम्पर के तौर पे एक्ट करती है बिटवीन द डीजल इंजन एंड द आर्मेचर ऑफ द अल्टरनेटर विच इज़ वेरी ह्यूज। 2-2.5-3 टन का तो अल्टरनेटर होता है, तो उसके अंदर वो जो ये ऐसे नहीं है कि क्रैंकशाफ्ट जो है वो डायरेक्टली कपल होती है उसके साथ विद द जनरेटर आर्मेचर। देयर इज अ ह्यूज कपलिंग टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ वो जो होता है ना एक सडन जर्क जो होता है, या उसको जो टॉर्क है उसको अवॉइड करने के लिए कि वो सारा जो थ्रस्ट है इनिशियली वो इलास्टिक कपलिंग या वो जो डैम्पर है वो लेता है, वहाँ पे अल्टरनेटर पे बिल्कुल स्मूथ वो टॉर्क जाता है इनिशियल स्टेज, और उसके बाद जब वंस द इग्निशन साइकिल स्टार्ट्स तो उसके बाद तो फिर वो जैसे जैसे नॉच अप करते जाते हैं तो वो फिर अब आपका ना वो शेड वगैरह में जाना बड़ा ज़रूरी है, आपका शेड में जाना ज़रूरी है, इनका ट्रैक का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ना कम से कम चीज़ों को प्रैक्टिकली देखें। ये जो आपके क्वेश्चंस है ना यू कैन सी देयर, फिर ये आप एक स्टार्ट लोगों को अपने सामने स्टार्ट करेंगे ना तो एज सच वो आपको कुछ क्लियर हो जाएगा।
अच्छा जी, लास्ट तकरीबन ये है कि कूलिंग ऑफ द लोकोमोटिव इक्विपमेंट जो है, इसमें ये है बेसिकली कि क्लोज सिस्टम है, वाटर टैंक होता है लोकोमोटिव के ऊपर, इट्स माउंटेड ऑन द, मतलब उसका इंटीग्रल पार्ट होता है टॉप पे, और पूरा एक सर्कुलेशन सिस्टम है वाटर का जो कि सर्कुलेट करता है पूरे डीजल इंजन में। फिर उसके बाद वो सर्कुलेट करता है लूब ऑयल कूलर में, तो फिर उसके बाद रेडिएटर्स में जाता है। रेडिएटर्स आर माउंटेड एट द एंड ऑफ द लोकोमोटिव। पूरा एक रेडिएटर कंपार्टमेंट होता है, उसके अंदर बड़ा ह्यूज किस्म का वर्टिकल फैन लगा होता है जिसके अंदर वो पूरा एक दोबारा उधर चले जाते हैं। कि वो ये वाला कंपार्टमेंट जो है ये सारा, इसके अंदर वर्टिकल फैन होगा जी रेडिएटर का, और रेडिएटर्स ये टॉप पे माउंट होते हैं, ये साइड वाइज होते हैं। तो वो जो एक नेगेटिव ड्रॉट या उससे सक्शन होती है वो प्रोड्यूस होती है रेडिएटर रूम में, और वहाँ से फिर आप वाटर कूल करके पूरा क्लोज सिस्टम से। अभी कुछ लोकोमोटिव्स के अंदर ये आगे हैं, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। एक हाई टेम्परेचर होता है, एक लो टेम्परेचर होता है इन सम लोकोमोटिव्स, नॉट ऑल। पुराने जितने हैं उसमें एक ही सिस्टम है, जो डीजल इंजन को जा रहा है वही उसके बाद उनको लूब ऑयल कूलर में भी यूज़ हो रहा है। लेकिन लूब ऑयल कूलर का रिलेटिवली टेम्परेचर जो है डीजल इंजन से तो डेफिनेटली कम होगा। आपका नाम क्या है जी? आप किस डिपार्टमेंट से हैं? सिविल से। जुल्फकार अली। टेस्ट के लिए है मेडिकल मैंने बताया था लास्ट में। चलो मैं तो अपना लॉग बनाऊंगा। तो वो जो रेडिएटर कंपार्टमेंट है वो अभी कुछ लोकोमोटिव्स में उन्होंने 2 किस्म के डिवाइस कर दिए हैं मैकेनिज्म। एक हाई टेम्परेचर वाटर कूलिंग सिस्टम है और एक लो टेम्परेचर है। मेरा ख्याल है हमारे जो चाइनीज़ लोकोमोटिव है उसमें 2 किस्म के हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। एक हाई टेम्परेचर जो सिर्फ डीजल इंजन के पानी को करेगा कूल, और सेकंड जो है वो करता है लूब ऑयल कूलर या जो अदर कोई एक्सेसरीज हैं उसके जो वाटर सिस्टम है उसके लिए वो यूज। और देयर आर नॉर्मली फिर 2 रेडिएटर फैन यूज करते हैं, वन फॉर द डीजल इंजन एंड अदर फॉर द जो लो टेम्परेचर कूलिंग सिस्टम है उसके लिए वो यूज करते हैं। तो होता ये है कि अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन ना हो, इट लीड्स टू द हॉट इंजन ट्रबल। हॉट इंजन ट्रबल में ये होगा कि आपका डीजल इंजन जो है, इट इज़ आल्सो फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हॉट इंजन के केस में क्या होगा कि वो आपका हायर टेम्परेचर पे डीजल इंजन की इंटरनल जो कंबस्शन है अंदर मैकेनिज्म जो है इग्निशन का वो हाई टेम्परेचर पे चलेगा। इट विल लीड टू द क्या होगा जी, क्या इफेक्ट आएगा, क्यों होगा? नहीं, जो इंजन सीजर है ना वो बेसिकली होता है लैक ऑफ लुब्रिकेशन की वजह से। एनी मैकेनिकल इंजीनियर और भी है, स्टोर में भी है मैकेनिकल इंजीनियर, स्टोर कुछ ये सब बेसिक। तो ये तो गाड़ी में जब इंजन गर्म हो जाए तो उसकी जो गैसकेट फट जाती है, उसका हेड जो होता है ना वो डैमेज। नहीं, ऐसे ना करें। अब आप रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इतना क्रूड जवाब ना दें। इसमें ये है बेसिकली कि वो जो सीजर ऑफ का होता है ना वो होता है लैक ऑफ लुब्रिकेशन की वजह से। ये हॉट इंजन होगा। हॉट इंजन में ये होगा कि वो आपका थिनिंग ऑफ ऑयल, आपका ल्यूब ऑयल जो है वो डाइल्यूट, मतलब उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। जब विस्कोसिटी कम हो जाती है तो वो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द लुब्रिकेशन। और फिर हॉट इंजन में ये होता है कि वो फिर जब हाई टेम्परेचर पे चलता है तो वो फिर इट लीड्स टू द डैमेजिंग ऑफ सम, ये जो क्रैंकशाफ्ट
रेस्ट कर रही होती है ना बेरिंग शेल्स के ऊपर, आपने देखे होंगे छोटे छोटे गाड़ी में भी होते हैं बेरिंग शेल जिसमें टिन और लेड का ओवरले होता है, वो फिर डैमेज होगा और फिर हॉट इंजन से अल्टीमेटली आपकी क्रैंकशाफ्ट फेलियर की तरफ जाती है। एंड वन क्रैंकशाफ्ट जो है डीजल इंजन की कॉस्ट अराउंड 35,000 50,000 US डॉलर्स। तो वो टेम्परेचर सेंसर्स लगे होंगे ना, तो उसको hot वो engine से- इंशाल्लाह बल्कि जब आप जाएंगे तो वो सारे बाईपास किए होंगे, एक भी काम नहीं कर रहा होगा, एक भी काम नहीं कर रहा होगा। चेकअप नहीं की जाती सर? सॉरी, देख के नहीं वो टेस्ट कर देगी काम कर रहे हैं या नहीं। अच्छा जब नया लोकोमोटिव आता है ना उसके अंदर सारे सिस्टम्स परफेक्ट होते हैं ना, हर चीज़ उन्होंने तो अपनी एक प्रोडक्ट नई दी है। उसके बाद हमारी मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, हमारी नालायकियाँ, हमारी बैड वर्कमैनशिप, लैक ऑफ रिसोर्सेज और फिर उसके बाद जो आपकी एनवायरनमेंट है। अब सेंसर जो है बेसिकली इट्स सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में आता है। अब वो क्या होगा कि जनाब वो फॉल्स सिग्नल देना शुरू कर देगा हॉट इंजन की तरफ, अंदर मट्टी जा रही है या कोई और डस्ट जा रही है। तो जब वो मट्टी और डस्ट जाएगी अंदर तो क्या होगा एंड रिजल्ट कि वो जब मैल फंक्शनिंग करेगा तो हमारे पास बेस्ट जो तरीका होता है ना, मतलब वो जो नालायकी का, वो ये होता है कि हम उसको बाईपास कर दें। इसको बाईपास ही कर दें यार, ये तो रास्ते में प्रॉब्लम देता है। और फिर अल्टीमेटली आप उस सेफ्टी को जब बाईपास करते हैं तो फिर यही होता है कि आप उसके जो कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस हैं वो बड़े सीवियर होते हैं। तो जो वाटर कूलिंग सिस्टम है, अच्छा इसमें एक और जो फिनोमेना है, वो जिस मैंने शायद पहले भी बात की थी कि सर्दियों में आपके इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर होती है समर से, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ एयर इज हेवियर इन विंटर। और दूसरा ये है कि एम्बिएंट टेम्परेचर, जैसे जैसे एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो आपकी जो इंजन की पावर है उसमें ड्यूरेशन, उसे कहते हैं ड्यूरेशन फैक्टर, वो डीरेट हो जाती है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपका लोकोमोटिव या डीजल इंजन की जब आप इंडिकेटेड हॉर्स पावर चेक करते हैं तो गर्मियों में वो डाउन हो जाती है। रीज़न बीइंग कि वो जो एम्बिएंट टेम्परेचर से एयर सक्शन हो रही है गोइंग इनटू द इंजन, इट इज़ एट हाई टेम्परेचर, इट्स लेस डेंस। तो वो एक तो रिक्विजिट क्वांटिटी ऑफ एयर प्लस द एम्बिएंट टेम्परेचर, कि वो आप देखें ना कि वो जो रेडिएटर फैन ने कूलिंग करनी है उसने एम्बिएंट एयर ही लेनी है ना जी। अब वो अगर विंटर में एम्बिएंट टेम्परेचर इस लग से आज अभी मेरा 25 होगा और अगर 55 है तो वो क्या करता है, वो डायरेक्ट आपकी पावर को डिरेट कर देता है, आपके लोकोमोटिव की ओवरऑल पावर को डिरेट कर देता है। तो नॉर्मली हम फिर ये करते हैं कि जब लोकोमोटिव की स्पेसिफिकेशन बनाते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि हम उसमें फैक्टर ऐड करते हैं कि जी ये ड्यूरेशन में भी जो है ना, जब टेम्परेचर इतना हो जाए तो इसकी हार्स पावर पे इफेक्ट ना हो। वो फिर क्या करते हैं कि उसका कूलिंग सिस्टम ज़्यादा रोबस्ट या ज़्यादा वॉल्यूमिनस एसेंस में कर देते हैं कि वो फिर ड्यूरेशन फैक्टर जो है ना वो नहीं आता, लेकिन उसकी फिर वो कॉस्ट भी है, उसकी कॉस्ट भी है। तो इसके अंदर फिर डिफरेंट किस्म के आप वाटर ट्रीटमेंट कंपाउंड्स डालते हैं एंटी रस्टिंग के लिए, एंटी क्रोजन के लिए, कि वो उसमें उसकी वो अफेक्ट न करें ट्यूब्स को, रेडिएटर को वो ना करें, चोक स्केलिंग ना करें। इसके अलावा लूब ऑयल कूलर को अफेक्ट ना करें, जो कि जब नहीं होता तो फिर क्या होता है, हम रॉ वाटर डाल देते हैं। रॉ वाटर डालते हैं तो क्या होगा, स्केलिंग होगी, बाकी सारे फैक्टर्स। तो ये मतलब डायरेक्ट कूलेंट की भी इस्तेमाल करते हैं, कंपाउंड्स बाद में डालने की जरूरत नहीं। सॉरी सर डायरेक्ट एक कूलेंट जो मिलता है मार्केट में, अगर वो इस्तेमाल करें फिर उसमें रस्टिंग वगैरह की कोई वो बेसिकली कूलेंट एज सच
वो कूलेंट का भी काम करता है प्लस एंटी रस्टिंग और एंटी स्केलिंग, ये 2-3 प्रॉपर्टीज उसकी होती हैं जो हम केमिकल यूज करते हैं। तो वो इसके अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है 120 गैलन या बिट मोर, तो मुझे 2000 आसपास की इतना अराउंड 100 गैलन्स का तो होता है पूरा सिस्टम जो है, जो वाटर सर्कुलेशन हो रही है। तो उसके अंदर वो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उसका एक नॉमेनक्लेचर है, वो डालते हैं जो अवॉइड रस्टिंग। फिर उसका भी टेस्ट होता है, वाटर का भी टेस्ट करते हैं फ्रीक्वेंटली के लिए, इसका मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है या नहीं है। वो शेड में आप जाएंगे तो जरूर देखिएगा कि वो वाटर लेके उसको किस तरह वो क्या होता था, वो जो ट्यूब थी उसे क्या कहते हैं जी, जो नीचे वो एक सॉरी एक ट्यूब होती है जिसके ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप पिपेट ट्यूब के वो थोड़ा सा उसके अंदर वो डालते हैं वो केमिकल, और वो पानी से निकाल के ना उसके अंदर वो फिर वो कलर वो पहले एक ड्रॉप डाल देते हैं, फिर उसको मिक्स कर, वो आप फिर शेड में जाएंगे ना तो आप वहां देखिएगा कि वो वाटर टेस्टिंग किस तरह करते हैं लोकोमोटिव। तो उसके बाद लोकोमोटिव मेंटेनेंस या किसी भी इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, जिस तरह आपकी ट्रैक मशीन्स है, आप जाएंगे जरा उधर ट्रैक मशीन वर्कशॉप में आप देखेंगे और करोड़ों अरबों रुपए की मशीनें कैसे उधर अंबार लगा हुआ है और बड़ा वर्क हुआ है बिकॉज ऑफ पुअर मेंटेनेंस। इसी तरह किसी शेड में जाएंगे वहां पे तबाही होगी, इंजन खड़े होंगे। तो लोकोमोटिव नीड्स केयर, ये इतना रोबस्ट इक्विपमेंट है, इतना रोबस्ट ये एक इसकी इंजीनियरिंग है कि ये 15-15 दिन भी लोकोमोटिव जो है ना, कई 20-20 दिन भी अगर शेड से बाहर रहे विदाउट एनी मेंटेनेंस तो कुछ नहीं होता, नथिंग विल हैपन। तो अगर उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर है, अगर मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है तो समझे फिर तबाही है। फिर वो एक कोई छोटा सा फॉल्ट होगा और आपका पता चलेगा कि जी लॉस इज इन मिलियंस, करोड़ों रुपए की चीज डैमेज कर दी आपने। तो द टाइमली लोकोमोटिव मेंटेनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज almost thousands of components which are integrated and running in motion at a high temperature. फिर उसके अंदर water system, air system, so many things are working. तो वो फिर आप उसकी proper maintenance नहीं करेंगे, timely maintenance नहीं करेंगे तो समझे आप फिर तबाही फेरते जा रहे हैं सबकी। टाइमली मेंटेनेंस क्यों नहीं होती, किसका सवाल है जी? अच्छा, टाइमली मेंटेनेंस क्यों नहीं होती? टाइमली मेंटेनेंस इसलिए नहीं होती कि वो जरा थोड़ा सा 1-2 स्लाइड्स आगे आपको क्लियर हो जाएगा, वो उसके अंदर है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मेंटेनेंस जो है ना जी, ये OEM प्रिस्क्राइब करता है कि जनाब ये हमारे मेंटेनेंस स्केड्यूल है, आपने इनको फॉलो करना है। उसके अलावा जब आप अपने प्रोडक्ट को रन कर रहे हैं, लोकोमोटिव को रन कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑपरेशन यू कम अक्रॉस सर्टेन थिंग्स, सर्टेन प्रॉब्लम्स कि आप उसको कोई उनका लिखा हुआ हर्फ आखिर नहीं है, ब्रॉडली तो आपने वो फॉलो करना है। सेम इज द केस विद द ट्रैक मशीन, सेम इज द केस विद द पावर प्लांट्स। लेकिन कई दफ़ा आपका एक्सपीरियंस होता है कि जी ये प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल अभी हमारे जो नए GU20 लोकोमोटिव्स बिल्कुल रिसेंट आए 2018 में, अब उसके अंदर एक प्रॉब्लम आया कि उसके कंप्रेसर जो था वो सीज होना शुरू हो गया। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी इसका जो ऑयल है ये आपने चेंज करना है आफ्टर 180 डेज। तो अब जब हुआ वो अंदर वारंटी थे, वो उसके अंदर कंप्रेसर में कोई बहुत फ्रीक्वेंट केसेस आए पिस्टन सीजर के, पिस्टन सीज कर गया। अच्छा, जब वो चेक किया हमने अपने तौर पे तो टेम्परेचर ऑफ द ऑयल वाज रनिंग हाई,
तो जहाँ पे जब वो थिनिंग ऑफ ऑयल होती है ना, वो तो है रनिंग में। दूसरा ये है कि उसकी डिग्रेडेशन भी हो जाती है ऑयल की, कि उसकी वो जो लुब्रिकेशन की है, क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेशन वो इफेक्ट होती है, तेल जल जाता है और वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज लूज कर जाता है। तो जब हमने वो चेक किया तो उनसे कंसल्ट किया, चूंकि अंडर वारंटी थे, तो उन्होंने कहा जी कि आप इसको 180 डेज की बजाय 90 डेज कर दें। फिर हमने 90 डेज पे वो कर दिया, फिर चेक किया, फिर भी वो हाई था। फिर हमने कहा जी कि अब क्या करें? उन्होंने कहा जी अब आप इसको 1 मंथ पे ले जाएं। अच्छा, 1 मंथ पे लेके गए, फिर भी केस हो गया। फिर आया कि जी अब क्या करें? हमने कहा जी कि ये आपका इन आउट वे टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई है, कि आफ्टर कंप्रेशन जो है वो मतलब जो भी कंप्रेसर का मैकेनिज्म है, इट इज रनिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि फिर हमने उसको उन्होंने फिर मॉडिफिकेशन पर वो अपने फिर उन्होंने रेफर बैक किया जनरल इलेक्ट्रिक को। वहां से फिर जो एक आया सॉल्यूशन, उन्होंने कहा वी विल पुट एडिशनल इंटरकूलर, कि वो जो एलपी सिलेंडर है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर सिलेंडर है, इसके दरमियान हम एक एडिशनल वो इंटरकूलर लगाते हैं, और इस इंटरकूलर को जो है वो हम फिर वो करेंगे, क्या कहते हैं, इससे टेम्परेचर को। तो अब वो अंडर ट्रायल है, लेट्स सी हाउ सक्सेसफुल। सर लेकिन उसकी रीजन क्या थी? अगर बाकी में नहीं हो रहे तो सिर्फ इसमें क्यों? डिजाइन फेलियर, सर डिजाइन फेलियर, दे एक्सेप्ट द वारंटी, और उन्होंने वो फिर वो जो मॉडिफिकेशन करते हैं, इफ देयर इज एनी डिजाइन फेलियर ड्यूरिंग द वारंटी आइडेंटिफाइड, दे मॉडिफाई इट एट देयर कॉस्ट एंड दे रिप्लेस इट फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन या ऑल्ट्रेशन करेंगे पूरे सिस्टम के अंदर, वो उसमें होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो वो जो मेंटेनेंस है जी, वो नॉर्मली या तो किलोमीटर बेस्ड होती है या टाइम बेस्ड, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपकी गाड़ी का है, कि वो कहते हैं जी कि पहला ऑयल आप 5000 के बाद, कोई ऐसे 3000 5000 के बाद चेंज करें, 10,000 के बाद एयर फिल्टर चेंज कर लें, और न्यू ऑयल फिल्टर आपने जब भी ऑयल चेंज करना है फिल्टर चेंज करना है। तो एग्जैक्टली इसी तरह हर एक प्रेस्क्राइब मेंटेनेंस है। जो रनिंग मेंटेनेंस है सबसे सिंपलेस्ट वो यही है, तेल चेंज करना, ऑयल चेंज करना, और जनरल मतलब आपने इक्विपमेंट को देखना। तो उसके अंदर फिर या वो टाइम बेस्ड होगी या किलोमीटर बेस्ड होगी, विच एवर इज अर्लियर। कि अगर किलोमीटर पहले हो गए हैं तो फिर आप किलोमीटर बेस पे चले जाएंगे, अगर आप टाइम बेस पे वो जाते हैं, मतलब किलोमीटर पूरे नहीं हुए, तो फिर आप टाइम बेस को फॉलो करते हैं। तो उसका फिर हर एक का स्कोप है। मुझे इलेक्ट्रिकल का तो नहीं पता, जो पावर प्लांट्स हैं कि आपने बनाए हैं, लेकिन वो बड़े वेग से हैं, मैंने देखे हैं परफॉर्मेंस, इट्स नॉट गुड। मैकेनिकल में आप जब जाएंगे तो आप देखिएगा कि एक एक कंपोनेंट का, फॉर एग्जांपल सी है शेड्यूल, डी है, ए है, ई है, एफ है, C2 है, C1, उसका एक एक मेंटेनेंस शेड्यूल की वो आपके पास वो पूरा एक कम्प्रीहेंसिव, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, क्या क्या चीज़ें क्वालिफाई करनी है, और फिर आगे आपने उसमें वो ऐड करना है। लेकिन सर ऑन ग्राउंड क्या होता है कि जब POH की ड्यू डेट होती है, क्या वो गुजरने के बाद भी उसको चलाता है या रोक लेता है कि नहीं अब इसकी POH होनी है, ऐसे करनी है ऑन ग्राउंड? अभी दिखाता हूँ आपको, इसके बाद ना वो हम चलेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि अगर वो आपका जो क्वेश्चन है ना कि जी अगर ओवरड्यू POH आपकी गाड़ी है, अब 5000 किलोमीटर के बाद आपने ऑयल चेंज करना है। अब नॉर्मली कई दफा होता है आप किसी लंबे ट्रिप पे गए हैं, या 5000 की बजाय आपने 5500 चला लिया, गाड़ी रुकेगी नहीं, गाड़ी चलती रहेगी, 6000 पे भी चलती रहेगी, 7000 पे भी चलती रहेगी, लेकिन वो क्या करेगी, आपके अंदर इंटरनली कुछ ना कुछ वो डैमेज करती रहेगी। गाड़ी कभी भी ऐसे नहीं होता कि जब ड्यू मेंटेनेंस है तो आप उसको अगर थोड़ा सा डिले कर देते हैं तो, बट दैट लीड्स टुवर्ड्स सम रिस्क, and risk of the locomotive is line failure, कि रास्ते में इंजन फेल हो जाएगा, लोकोमोटिव फेल हो जाएगा बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो वो उसकी फिर आगे दिखाते हैं आपको क्या है। देखिए
तो अब क्या है कि वो जो लोकोमोटिव है, कभी भी गाड़ी की आप एयर फिल्टर ना चेंज करें 10,000 के बाद, क्या होगा कि वो अल्टीमेटली एयर चोक करेगा और फिर क्या होगा कि आपकी थोड़ी सी फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगी। इसी तरह एसी का फिल्टर होता है गाड़ी के अंदर, ये पता नहीं को 20,000 या 50,000 के बाद अगर आप चेंज ना करें तो आप देखिएगा आपकी कूलिंग का फैक्टर, घर के अंदर देख लें, अगर आप अपना फिल्टर उतार के एसी का स्प्लिट एसी है या दूसरा एसी है विंडो एसी, अगर उसको क्लीन नहीं करते तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट है, चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो एग्जैक्टली इसी तरह लोकोमोटिव की जो मेंटेनेंस होती है वो ये है कि लोकोमोटिव चलता रहेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फिर किसी न किसी चीज़ को डैमेज करेगा या उसकी रिलायबिलिटी को अफेक्ट करेगा, परफॉर्मेंस की, which will may lead to locomotive failure, and line failure means train it will be, जाहिर है कि वो पंक्चुअलिटी लूज होगी तो क्या होगा अल्टीमेटली। और फिर उसका एक मैकेनिकल इफेक्ट भी है, जब आप आग वो फेल इंजन आएगा तो पता चले जी इसकी तो क्रैंकशाफ्ट हो गई। क्या था जी, हॉट इंजन बार बार हो रहा था, ड्राइवर स्टार्ट करता रहा, चलाता रहा, तो वो उसके बाद उसने क्रैंकशाफ्ट उड़ा दी। तो फिर उसके बाद अब उसका क्या होगा कि वही बात के डिले करेंगे या डेफर करेंगे मेंटेनेंस, तो फिर रिलायबिलिटी इफेक्ट होगी लोकोमोटिव की, लाइन फेलियर देगा या कोई उसकी लोकोमोटिव का इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा। फिर उसके बाद अब वो जो मेंटेनेंस है वो डिफरेंट शेड्स को आपने एलोकेट किए होते हैं शेड वाइज के लिए, ये लोकोमोटिव यहाँ पे बेस होंगे, तो जो प्रेस्क्राइब स्केड्यूल्स हैं वो मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है बेस शेड की। फॉर एग्जांपल आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ लोकोमोटिव्स या सर्टेन नंबर ऑफ पावर प्लांट्स जो हैं वो एलोकेट हो गए पिंडी को, रावलपिंडी को। अब रावलपिंडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लीट, उसको वो करेगा। तो वो फिर और उसकी मेंटेनेंस की क्यों जिम्मेदारी उसकी होगी, वो और शेड क्यों नहीं कर सकेगा, इसलिए कि वो जो रिक्विजिट इन्वेंट्री है वो वहां पे बेस होगी। ये नहीं है कि वो फॉर एग्जांपल आप लेट्स से एक जगह पे सुजुकी की मेंटेनेंस है तो वहां पे सुजुकी के पार्ट्स होंगे, तो वो एलोकेट कर दिया जाएगा कि सुजुकी की मेंटेनेंस इस वर्कशॉप में होगी, टोयोटा की वर्कशॉप साथ वाले ब्लॉक में होगी, क्योंकि रिक्विजिट इन्वेंट्री और रिक्विजिट एक्सपर्टीज वहां पे है। तो इसके बाद ये फिर बाद में पढ़ लेते हैं अगर कोई ब्रेक अगर आना, लेकिन प्लीज शार्ट 10 मिनट्स। उसके बाद लाहौर में है, पिंडी में है, कुंदिया में है, क्वेटा में है, ये तो है मेजर शेड्स जहाँ पे लोकोमोटिव्स बेस है। अच्छा, कुछ शेड्स ऐसे हैं जहाँ पे मेंटेनेंस सच नहीं होती, लेकिन ये होता है कि फॉर एग्जांपल ट्रेन गई, वहाँ पे टर्मिनेट हुई, तो एक तो उसका टर्न टेबल, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए लोकोमोटिव की, फ्यूलिंग के लिए, और जस्ट फॉर अ ट्रिप कि वो उसकी एक जनरल इंस्पेक्शन क्विकली बिटवीन हाफ एन आवर, कि अगर छोटी मोटी कोई रिपेयर है, कि फॉर एग्जांपल जिस तरह खानेवाल शेड है हमारा, अब खानेवाल में ये है कि कोई वो नहीं है, बेस लोकोमोटिव नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पे बेस लोकोमोटिव भी होते हैं कि फॉर एग्जांपल रोड़ी के अंदर आपके लोकोमोटिव्स हैं और उसमें 3-4 लोकोमोटिव्स ऐसे हैं कि जिनको आपने किसी और शेड में, समरसट्टा में या सिटी में प्लेस कर दिया, वो कहलाते हैं एडवांस बेस शेड या रनिंग शेड्स, कि वहाँ पे लोकोमोटिव रोड़ी का होगा, लेकिन वहाँ पे डे टू डे मेंटेनेंस, डे टू डे ऑपरेशन के लिए आपको रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे आप एडवांस बेस कर देते हैं। वो क्या होता है, 8-10 दिन वहाँ पे एडवांस बेस में काम करता है, देन इट कम्स बैक टू इट्स मेंटेनेंस शेड या बेस डिपो में आ जाता है, वहाँ पे वो अटेंड होता है। जो पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स का भी ऐसे ही है कि वो बेसिकली
जो आपकी नंबर ऑफ ट्रेन्स ओरिजिनेट होती हैं, कि फॉर एग्जांपल पिंडी से जो ट्रेन्स ओरिजिनेट होती हैं उसके साथ पिंडी के पावर प्लांट लेते हैं। अब उनकी मेंटेनेंस जो है वो पिंडी वाले करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पावर प्लांट के केस में आई वाज शॉक्ड व्हेन आई वाज डीएस। मैंने कहा कि ये कौन मेंटेन करता है? उन्होंने कहा कि मोगलपुरा वर्कशॉप से बंदे आते हैं जो मेंटेन करते हैं, वेयर एज द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को आप कहेंगे कि ये शायद कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बहुत ही खिलाफ है। ऐसा नहीं है, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी कि स्टाफ इज 100%, बट दे आर the maintenance of the power plant, they are dependent on the workshop. यदि वो वर्कशॉप से आके करते हैं, they could not develop the facility even after maybe 20 years at the base depots. So this is bad luck to the railways and really bad management. कि वो इतनी तो फैसिलिटी डेवलप करनी चाहिए कि आप अपनी डे टू डे मेंटेनेंस, बस वो क्या है जी, तेल पानी चेक किया, ऑयल चेक किया, फ्यूलिंग की, और बस अल्लाह के हवाले, रास्ते में फेल होता है हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है लोकोमोटिव, चूँकि ये ज़रा पुराना मतलब एक सिस्टम है 50s का, जब डीजलाइजेशन हुई तो उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली शेड्स डेवलप किए, और फिर वो तो कंपेयरिंग शेड के अंदर आपको ज़्यादा एक कंप्रीहेंसिव किस्म की मेंटेनेंस फैसिलिटी नज़र आएगी कंपेयरिंग विद द जो पावर प्लांट से रिलेटेड है मेंटेनेंस, वो ज़्यादातर वर्कशॉप डिपेंडेंट ही है अनफॉर्चुनेटली। तो जो हमारे बेस डिपोज हैं वो कराची में है फॉर 3000, पिपरी मार्शलिंग यार्ड पिपरी इज जस्ट 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कराची। तो आप इसे कराची कहें, लेकिन वो एक नया शेड बना है सर। तो GU40 जो है, जो नए लोकोमोटिव्स हैं 4000 हार्स पावर के, वो हमने पिपरी में प्लेस कर दी है। फिर रोड़ी में 2400 हार्स पावर और 1500 हार्स पावर के लोकोमोटिव मेंटेन होते हैं। फिर उसके बाद रावलपिंडी में 2000 के, लाहौर में 2000 और 3000 हार्स पावर के, कुंदिया में 1500 और 2000 हार्स पावर के, कोयटा में 2000 हार्स पावर के। और जैसे मैंने बताया कि कुछ रनिंग शेड्स हैं या एडवांस बेस्ड शेड्स हैं कि जहाँ पे बड़े यार्ड्स हैं और वहाँ पे आपको शंटिंग के लिए आपको फ्रीक्वेंट लोकोमोटिव्स की ज़रूरत होती है। तो 2-3 लोकोमोटिव्स आप अपनी अलॉटमेंट से वहाँ बेस कर देते हैं, और फिर वो 10-12 दिन काम करने के बाद अपने बेस शेड को वापस चले जाते हैं, और फिर नए लोकोमोटिव्स वहाँ से आ जाते हैं। तो वो हैं हमारे समरसटा, खानेवाल, मलकवाल, लाला मूसा, पेशावर, वजीराबाद, सिब्बी, अटक में भी ये छोटे छोटे, वजीराबाद है, ये छोटे छोटे शेड्स हैं जहाँ पे ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। तो जहाँ पे ट्रेन टर्मिनेट होगी तो वहाँ पे लोकोमोटिव ने भी ज़ाहिर है कि डिटैच होके फॉर सम टाइम टिल इट हैज़ टू ऑपरेट अ न्यू ट्रेन, तो वहाँ पे फिर वो छोटे शेड्स के अंदर उसकी वो रिपेयर या जनरल क्विक मेंटेनेंस जो ट्रिप है वो परफॉर्म करते हैं। सर इसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि कौन से मेंटेनेंस जो है ना बेस शेड पे होंगे और कौन से आपके वर्कशॉप में? उधर आ जाए जरा, मैं आपके सवाल का जवाब आ जाएगा इधर। वो हो गए जी, जो लोकोमोटिव ट्रेन ऑपरेशन में यूज़ होता है वो आपका बेस शेड में मेंटेन होता है। पावर प्लांट जो यूज़ होगा ट्रेन ऑपरेशन में, वो जहाँ का डिपो है वहाँ पे ऑपरेट होना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। लेकिन जो एक ट्रिप मेंटेनेंस है कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेन पिंडी से चलती है, लोकोमोटिव भी पिंडी का है, पावर प्लांट भी पिंडी का है तो रेलवे का ना जी, है तो पाकिस्तान रेलवे का। अब अगर वो कराची पहुंच रहा है वो लोकोमोटिव, तो कराची में उन्होंने ट्रिप मेंटेनेंस करनी है, उस लोकोमोटिव की भी उस पावर प्लांट का देखना है, फ्यूलिंग देखनी है, ऑयल लेवल देखना है, बाकी एक जनरल कंडीशन, कोई लीकेज तो नहीं है, ब्रेक शूज़ देखने हैं। वो एक उसका प्रेस्क्राइब्ड स्कोप है। जब आप शेड में जाएंगे तो यू विल फाइंड द मेंटेनेंस परफॉर्मा ऑफ ईच स्केड्यूल। हर स्केड्यूल का आपको एक मेंटेनेंस परफॉर्मा मिलेगा विच एवरी फोरमैन हैज़ टू फिल इन कि जी मैंने क्या चेक किया, क्या नहीं किया। ये तो जो मेजर ओवरऑल्स हैं वो आपके परफॉर्म होते हैं 70% लोकोमोटिव्स के सेंट्रल डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप रावलपिंडी। वो आपने हल उसमें आपका भी है, भी विजिट भी है प्लान। और फिर उसके बाद
कराची में 3000 हार्स पावर के EMD जो मतलब लोकोमोटिव्स हैं वो सारे कराची में बेस हैं, वहीं पे ओवरऑल होते हैं, वहीं पे उनका क्लासिफाइड होता है। कराची में जब आप जाएंगे तो एक पोर्शन वर्कशॉप का है और साथ ही रनिंग शेड भी है। तो जो रनिंग के शेड्यूल हैं F तक वो वहाँ पे कैरी आउट होंगे, और F से बियॉन्ड जो क्लासिफाइड 3 साल बाद होता है वो वर्कशॉप में होगा, तो उसके बिल्कुल एडजस्टमेंट है। तो जिस तरह आपकी आप में से कोई रेलवे में आने से पहले कहीं जॉब करता है कोई किसी जगह या नहीं? सर आपने की है? कहाँ पे? सर OGDCL में अच्छा, आपने नहीं की है? जी सर। अच्छा, कहाँ पे? सर इंडस्ट्रीज का इधर है, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंट सेंटर लाहौर में। उससे पहले भी की है। वो तो कोई थ्योरेटिकल होगी ना, वो ये जो इंडस्ट्रीज वाला सेटअप है। नहीं सर, थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग बनाया। ओके। तो हर लोकोमोटिव जब से सर्विस में आया, जो 1954 में सर्विस में आया ना, आप अगर आज भी उसका रिकॉर्ड चेक करना चाहें तो आपको डेट पुट इन सर्विस मिलेगी, हर डेट का उसका किलोमीटर मिलेगा आपको कि उसने लेट्स से अगर 1 मई 1954 में वो इंडक्ट हुआ था रेलवे सर्विस में, तो 2 मई 1954 को उसने कहाँ परफॉर्म किया वो भी आपको रिकॉर्ड में मिलेगा। फिर उसके बाद 3 मई और टिल डेट अगर वो आज तक फंक्शनल है तो आज तक उसका रिकॉर्ड आपके पास एक पूरा MED 140 फॉर्म है। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा एक चीज़ कर लें कि जो ट्रेन ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं वो OPs कहलाती हैं, ऑपरेटिंग पेपर्स, OP 191, OP 234, और जो पेपर होते हैं मसलन मैकेनिकल के वो ME नॉर्मली उसमें लिखा जाता है, ME 115, MED 1 फॉर्म, जहाँ पे लोकोमोटिव से रिलेटेड है वहाँ पे MED भी आ जाता है, MED 1 फॉर्म, ME 115, ME 131, 140, MED 41, ये इस तरह के ना डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेंटेनेंस से रिलेटेड हैं, वो ME से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल का आई डोंट नो, कोई ऐसा मैंने देखा नहीं है कि, और जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है ट्रेन ऑपरेशन से वो OPs कहलाती हैं, OP 354 जिस तरह पढ़ाया ना क्वेश्चन ऑर्डर वाला, ये OP 354 है, OP 373 है, 374 है, और इस तरह के काफ़ी सारे वो जो ट्रेन ऑपरेशन से वो ऑपरेटिंग पेपर्स कहलाते हैं। तो 67-68% आपका जो टोटल फ्लीट है ना जी वो ओवरऑल होता है सेंट्रल डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप पिंडी में, रावलपिंडी में। इट्स अ बिग वर्कशॉप, मेरा ख्याल 1965 में बनी थी। तो 1965 से लेके आज तक सारे 2500 हार्स पावर के, 3000 हार्स पावर के, एक्सेप्ट EMD लोकोमोटिव्स 3000 के, 1500 वाले भी CDL में ही ओवरऑल होते हैं, सिर्फ 3000 हार्स पावर के कराची में होते हैं, बाकी सारे लोकोमोटिव इधर ओवरऑल होंगे। और मोगलपुरा वर्कशॉप में अब वो आप जाएंगे ना मोगलपुरा वर्कशॉप में, तो आप पूरा जिस तरह होता है ना 1 सेंचुरी पीछे बंदा चला जाता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होगा कि वो आप 1 सेंचुरी जिस तरह बंदा पीछे चला जाता है ना, कि वहाँ पे बेल्ट ड्रिवन मशीनें आपको नजर आएंगी। अब वहाँ पे दे आर मोर, उसका जो फोकस है वो है जो ओवरहॉलिंग ऑफ कोचेस, वैगन्स, और कुछ प्रोडक्शन है ब्रेक ब्लॉक्स की, ब्रेक शूज, इस तरह छोटे मोटे ऐसे रिडंडेंट सा, और कुछ ट्रैक्शन मोटर्स ओवरऑल होती हैं वहाँ पे। तो लेकिन लोकोमोटिव जो है ALU 12 वहाँ पे वो छोटी मोटी वो ओवरऑल करते हैं, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इतना पुराना हो गया। वो उन्होंने 3-4 लोकोमोटिव ALU 12 1200 हार्स पावर के रखे हुए हैं, विच इज़ यूज फॉर द शंटिंग ऑपरेशन, वो कोचेस को निकालने, बाहर लाना, अंदर लेके आना, इस तरह फॉर दैट पर्पज ओनली वो 4-5 लोकोमोटिव उनकी वो कभी कभार कर लें या ना करें, अब उसकी इन्वेंट्री नहीं है। तो एज सच देयर इज नो लोकोमोटिव ओवरहॉलिंग कैरिड आउट एट मोगलपुरा। The major overhauls of the locomotives is carried out at
CDN West Shop Rawalpindi and at Karachi. 4000 वाली भी रावलपिंडी होगी? Sorry, 4000 वाली भी रावलपिंडी? अच्छा 4000 जो है ना, चूंकि अभी वो आया है, लेटेस्ट लोकोमोटिव है 2016 में आया है। अब जी क्लेम करती है कि ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी क्लेम करती है जी आप इसका टाइमली फिल्टर्स और ऑयल चेंज करते जाएं। दिस आवर डीजल इंजन डज नॉट रिक्वायर एनी मेंटेनेंस ओवरऑल फॉर नेक्स्ट 1.2 मिलियन किलोमीटर्स। वो कहते हैं जी 12 लाख किलोमीटर तक कोई ओवरऑलिंग की जरूरत नहीं। सच है फैंटास्टिक डीजल इंजन। सिर्फ उसमें वो कहते हैं टाइमली फिल्टर्स चेंज करें और फ्यूल इंजेक्टर्स चेंज करें, बस 18 मंथ्स के बाद। इसके अलावा अगर आप टाइमली सिर्फ फिल्टर्स चेंज करें तो आप 12 लाख किलोमीटर के बाद इसका ओवरऑल आएगा, इससे पहले ज़रूरत नहीं। 12 लाख किलोमीटर या इन टर्म्स ऑफ मेगावाट भी उन्होंने कुछ दिया हुआ है, जिसकी आपको मैं बताया था कि डीजल इंजन की आउटपुट जो है नॉर्मली है ना, वो हम या तो इंडिकेट करते हैं किलोमीटर ऑफ द लोकोमोटिव के हिसाब से, या मेगावाट आवर प्रोडक्शन जो आपके जनरेटर से आउटपुट निकलती है उससे। और उसकी भी कोई है कि वो हमने वर्कआउट किया था कि जिस हम यूज़ कर रहे हैं डेली जितना ऑपरेट हो रहा है, तो ये को 12, 13, 13.5 साल बाद बारी आएगी इसकी मेजर ओवरहॉल की। बट एट द सेम टाइम वो कहते हैं जी कि आप इसको हाथ नहीं लगाएंगे इस इंजन को, आपने हाथ लगाया तो ये गया। इट्स मेंटेनेंस विल बी कैरिड आउट इन US एट अवर फैसिलिटी। वी विल मेक सम पूल ऑफ द स्पेयर डीजल इंजन्स, वो इधर लगा देंगे और ये उठा के हम ले जाएंगे वहाँ पे US में एट देयर फैसिलिटी। वहाँ पे ये हमारी फैसिलिटी में ओवरऑल होगा, आप इसको हाथ नहीं लगा सकते बिकॉज यू डोंट हैव द रिक्विजिट सेटअप फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस लोकोमोटिव। तो अभी तो वो आए, आप समझ लें 16 में ऑपरेशन में आए थे, तो ये कोई 7 साल बाद आप में से कोई SME होगा या DME होगा, सो ही विल बी थिंकिंग कि इसको कब भेजना है और कहाँ भेजना है। तो वो 12 लाख के बाद, और इन टर्म्स ऑफ मेगावाट भी कुछ है, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि कितने, वो मिल जाएगा किसी डॉक्यूमेंट में कि वो उस आउटपुट तक इसकी कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं, 4000 हार्स पावर। देन जो बेस शेड है ना जी, पूरा मैंने आपको बताया कि लोकोमोटिव की डे 1 से हिस्ट्री उसके पास होगी। अच्छा, फिर ये है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि जी फॉर एग्जांपल सम टाइम वी ट्रांसफर द लोकोमोटिव कि जी पता चला कि हमारे पास कुंदिया शेड में ऑपरेशन बढ़ गया है, या पिंडी में 2 ट्रेन्स हैं वो कोई ज़्यादा पैटर्नाइज नहीं थी, हमने उनको कैंसिल करके कर दिया कि जी ये लाहौर, तो क्या करेंगे वो पावर प्लांट भी आप उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, और लोकोमोटिव भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। यदि ये पिंडी से ये लोकोमोटिव वो ज़हर है हेडक्वार्टर में CME इज़ द अथॉरिटी एंड चीफ इलेक्ट्रिकल इज़ द अथॉरिटी, तो वो क्या करते हैं कि वो लोकोमोटिव ट्रांसफ़र हो जाएगा अलॉन्ग विद इट्स ऑल रिकॉर्ड। कि वो जो अब फॉर एग्जांपल ये जो ALU 12 है, ये या कोई एक लोकोमोटिव है जी 8040 हिटाची का एक लोकोमोटिव है, ये नीचे पुनिया आया था, पुनिया से ये फिर ट्रांसफ़र हो गया कराची, कराची से फिर उन्होंने कहा नहीं जी अब इसकी ज़रूरत नहीं, हमें तो ज़्यादा हार्स पावर के लोकोमोटिव चाहिए, वो लाहौर आ गया। तो जैसे जैसे ये ट्रांसफ़र होगा इट्स ऑल रिकॉर्ड ऑफ ऑपरेशन, वर्किंग, मेंटेनेंस, वो सारा साथ साथ शिफ्ट होता जाएगा टू द लास्ट शेड, जहाँ पे भी वो बेस होगा, सारा रिकॉर्ड फ्रॉम द डिफरेंट शेड्स, एंड इट इज़ मैंडेटरी टू अपडेट दिस रिकॉर्ड ऑन डेली बेसिस। हर शेड के अंदर वो अगर आप जाएंगे, अब वो समटाइम आई फील सॉरी फॉर द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कि उन्होंने ये सारा मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर सके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो मैंने देखा ये जो चाइनीज पावर प्लांट आए हैं, आप में से 3 है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, 4 है, 3 है, 7, अच्छा फिर तो कोई ऐसा, वैसे तो वो कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिकल वाले इधर आ जाए, मतलब एक साइड पे बैठ जाए करें ना, तो ये होता है कि वो फिर थोड़ा सा जरा वो फोकस उस तरह, उसमें ये है कि उन्होंने व्हाट दे डिड एक्चुअली
कि वो जो चाइनीज का था ना, चाइनीज वर्जन मेंटेनेंस के वो परफॉर्म है, उनको गूगल में वो करके ना मतलब उसको ट्रांसलेट, तो वो तो एक उसकी कंप्रीहेंशन वो आ ही नहीं सकती जो एक लॉजिकल आनी चाहिए। When I was working in सऊदी अरेबिया, तो वो मुझे एक सऊदी ने मेल की। अच्छा, अब वो सऊदी ने मेल की क्या की कि वो एक अटैचमेंट थी और उसमें उसने लिखा फॉर साइंस। ये उसमें उसने ईमेल में अटैचमेंट के साथ और ऊपर उसने लिखा फॉर साइंस। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। अच्छा, मैंने अटैचमेंट खोली, मुझे समझ आ गई कि जी ये है, लेकिन ये नहीं मुझे समझ आई कि फॉर साइंस क्या है। तो मैं फिर किसी एक वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर था कॉन्ट्रैक्टर का, उसके पास गया, मैंने कहा ईमेल आई है लेकिन फॉर साइंस मुझे नहीं समझ आई। अच्छा, वो भी खैर सोचता, तो उसने कहा कि ये बेसिकली इसका मतलब है कि उसने फॉर इंफॉर्मेशन को डाला गूगल में और जो आया ना उसको उसने वो कर दिया कट पेस्ट। तो वो फॉर साइंस फिर मुझे समझाया कि ये है बेसिकली फॉर इंफॉर्मेशन। तो उन्होंने वो जो परफॉर्मे थे मैंने वो देखे व्हेन आई वाज वर्किंग एज डीएस, तो वो ना परफॉर्मा जो था, मैंने कहा कि मुझे दिखाएं इलेक्ट्रिकल के परफॉर्मे किधर है पावर प्लांट्स के। तो जब मैंने वो देखे, बिलीव मी, इट वाज नॉट टू बी कंप्लीट, मतलब समझ नहीं आती थी कि बंदा कंप्रीहेंड नहीं कर सकता कि ये है क्या। क्या था वो कि बेसिकली उन्होंने वो सिंपली वो उसका गूगल में डाल के ना वो ट्रांसलेट किया हुआ था और वही प्रिंट करके तो वो दे दिया। अब वो उससे क्या होगा कि वो अब उसमें प्रॉब्लम पता क्या आ रहा है, अब आपके ऑलमोस्ट 30 to 35 power plants means complete 35 coaches equipped with power plants are just lying idle in the workshop. अब उसका एक प्रोजेक्ट बनेगा, PC1 अप्रूव होगा किसी प्रोजेक्ट से और फिर उसकी मेंटेनेंस होगी, बिकॉज द gradually with the defer maintenance, with the poor maintenance, the scope of work has piled up. वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो ठीक हो सके। सीबी की सब लॉस तो जो है वो गेम मैकेनिकली होता है। किसका? सीबी इलेक्ट्रिकल, सॉरी चीफ इलेक्ट्रिकल। देखिए ये जो है ना बॉस मींस ही हैज टू, मतलब एक वो उसकी है रोल अथॉरिटी के जी उसने कोई एक अदरवाइज द प्रिंसिपल ऑफिसर जो है ना ही इज द होली सोली इंचार्ज। लोकोमोटिव का ये नहीं है कि एजीएम मैकेनिकल का एक ओवरऑल सुपरवाइजरी और द सीनियर मोस्ट बीइंग द सीनियर मोस्ट ऑफिसर एक रोल है which is just to assist or guide the principal officer. Otherwise is for the locomotive chief electrical, जो for the power plant chief electrical, for the locomotive chief mechanical, for the coaches and wagon chief mechanical engineer carriage and wagon. Similarly इनके जो AGM additional general manager infrastructure हैं, अब he is just to assist or to supervise the overall performance related to the infrastructure, issues related to the infrastructure, but the chief engineer is wholly solely in charge for the track maintenance, for the P-way, for infrastructure, buildings, सारा वो chief engineer के ज़िम्मे है। And same is the case with chief signal engineer. इसी तरह जो स्टोर परचेज है वो पहले अभी भी कर है रोल वो मैकेनिकल का ही है तकरीबन ऑलमोस्ट, उनको ही रिपोर्ट करते हैं। लेकिन जो द कंसर्न प्रिंसिपल ऑफिसर है ना वो डे टू डे अफेयर्स का, लोकोमोटिव अगर फेल होता है तो सीएमई से पूछा जाएगा, नॉट फ्रॉम एजीएम। एजीएम ने भी सीएमई से पूछना है। इसी तरह चीफ इलेक्ट्रिकल अगर पावर प्लांट फेल हुआ है तो उसका भी उसने पूछना है, एजीएम ने। करंटली सर ये पावर प्लांट में जो डीजल इंजन साइड है ये इलेक्ट्रिकल वाले थे कि मोटर और का सारे इलेक्ट्रिकल पूरी वर्कशॉप है। सॉरी, जिस तरह ये शाहपुर में हमने देखा कि होना तो ये चाहिए था कि इलेक्ट्रिकल साइड में इलेक्ट्रिकल वो होती, मैकेनिकल साइड में मैकेनिकल, उधर भी आप वर्कशॉप में देख मोहनपुरा में तो वो इलेक्ट्रिकल वाले थे नॉट सपोज्ड टू। अच्छा ये ना एक थोड़ा सा ना वो आप थोड़ा सा जब इन हो जाएंगे ना उसमें रेलवे में तो आपको ना एक ये भी आएगा कि जी ये पीटी ट्रैक्शन होनी चाहिए थी और ये मैकेनिकल वालों ने वो जिस तरह होता है ना एक डिपार्टमेंटल राइवलरी भी थोड़ी सी होती है कि जी इन्होंने नहीं होने दी मैकेनिकल वालों ने।
तो वरना ये ईटी तो फ्यूचर है, ईटी तो ऐसे है वैसे है, ऐसा नहीं है। तो डिपार्टमेंट को करना चाहिए ना कि वो हम इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, उसूलन ये जो आप कह रहे हैं कि 20-30 साल से कोई नहीं हो रहा पावर प्लांट में, तो इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन यूं नहीं निकाला जा सकता कि जी पावर प्लांट है या लोकोमोटिव है, उसका मैकेनिकल पार्ट मैकेनिकल इंजीनियर्स देखें और लोकोमोटिव और पावर में का इलेक्ट्रिकल पार्ट इलेक्ट्रिकल वाले देखें, तो दिस विल बी मोर सूटेबल एंड देन एफिशिएंसी से काम भी होगा अगर इस तरह किया जाए। काश ऐसा होता, ऐसे ही होना चाहिए था। ये डिपार्टमेंटल उसमें रिवाइवल से हम जब नहीं देखें, ये रिवलरी देखे ना, ये मतलब फॉर एग्जांपल अब अगर मैं कहूँ, मैंने आपको बताया था ना कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मैंने कहा कि ये पंप कौन सा है, तो उसने कहा कि ये चूहा पंप है, इसको चूहा पंप कहते हैं। व्हेन द लेवल ऑफ इफ एनीबॉडी वांट्स टू वर्क, तो फिर तो ये नहीं होता। मतलब अनफॉर्चुनेटली ये जरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आप देखिएगा कि आपके what is the level of competency of the field officers। आप जाएंगे ना, जस्ट ये हम अब तो कोई सुन नहीं रहा, अपने तौर पे जरा असेस कीजिएगा, बिकॉज यू आर फ्रेश, मे बी आई क्लेम यू नो मोर देन दैट। जिनका ये काम है डेली बेस पे मेंटेन करना, उनका उनसे ज्यादा है आपका नॉलेज। बेसिकली सर ये कि पोस्ट अच्छा वो जो है ना, वो जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, और वो ये बीच में आया था एक कॉन्सेप्ट के ये कोई रिसेंट 3-4 साल पहले ना, कि वी शुड गो फॉर द मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, कि ये क्वालिफिकेशन जो है, क्योंकि ये देखें ना, ये हिस्टोरिकली एक प्रिमिटिव अगर आप देखें ना, तो जब स्टीम लोकोमोटिव थे तो एवरीथिंग वाज मैकेनिकल, तो वो मैकेनिकल का आ गया। तो उसके बाद जब डीजलाइजेशन हुई तो वो एज इट इज ट्रांसफर हो गया मैकेनिकल डिपार्टमेंट को, और वो इतना इंटीग्रेटेड है कि यू कांट फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। समटाइम्स अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो फॉल्ट्स हैं या जो कॉम्बिनेशन ऑफ फेलियर्स हैं, वो इस तरह है कि वो फिर आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि जी ये किसके अकाउंट में फेलियर हुआ है। बात समझ रहे हैं कि यू कांट डिफरेंशिएट कि जी ये फेलियर किसके अकाउंट पे है। ओके कि जी ये तो मैकेनिकल से आ रही थी इनपुट, और फिर ये इधर फेल हुआ है और उधर फेल हुआ है। मैं आपको जरा क्लासिफिकेशन ऑफ फेलियर्स दिखाता हूँ ना, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि बेसिकली ये ऐसा नहीं है। तो वो बीच में आया कि जी मैकाट्रॉनिक्स ले लें, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ताकि थोड़ा सा वो बेहतर आ जाए। आई डोंट नो वो किस स्टेज पे है। इसका एक ये भी है ना कि हम फील्ड में गए थे ना, जिस तरह अदनान बता रहा था, तो सर मोस्टली जो एईज है ना वो सर सारे रैंक है, कोई भी फ्रेश यानी बी होल्डर ई नहीं है, मोस्टली हमने सारे यही देखे हैं। तो वो सर डिप्लोमा वाले हैं, उन्होंने रिसेंटली जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है या उन्होंने पढ़ी भी नहीं है, तो ये भी एक वजह है। अच्छा अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मैं बता दूं कि इस वक्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स तकरीबन काम कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, दे आर 7 इन नंबर, 7-8 जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। आपको पता है उनको कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते कितना अर्सा हो गया? दे आर वर्किंग सिंस 2011 साल कम से कम हो गए उनको काम करते हुए, एंड दे डोंट वांट टू लीव द जॉब। आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट एक रेगुलर ऑफर, मैं उसको इस तरह देखता हूँ कि जी दे आर नॉट सो कॉम्पिटेंट दैट दे कैन कम्पीट, उनको चांस भी मिले। आपको पता है जब शायद आपकी सिलेक्शन हुई है या उसके बाद उनको एक स्पेशल चांस भी दिया है एफपीएससी ने, दे डिड नॉट अपीयर। उन्होंने कहा जी हम ऐसे ही शायद कोई हमारा दाव लग जाए जी, सिग्नल के लिए थे, स्टोर के जीते। तो मैंने किसी से पूछा, इज अ गुड ऑफिसर इलेक्ट्रिकल का, मैंने कहा कि आप तो स्पेशल चांस तो क्या हुआ उसका? उनका भी हमारे वकील ने मशवरा दिया था बिल्कुल ना होना, इसको हम लिटिगेशन से, हालांकि उन्हें पता है कि दे कांट बी रेगुलराइज टिल दे क्वालिफाई द। अब मुझे ये बताएं कि एक बंदा 11 साल काम कर रहा हो रेलवे के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में और उसको एक स्पेशल चांस दिया जाए, और आपको पता है कि उसमें अब एफपीएससी में जब आप अपीयर होंगे तो रेलवे के ही बंदे जाके, प्रिंसिपल ऑफिसर्स कोई ना कोई जाके, मैकेनिकल वाले आए होंगे, प्रॉब्ली सलमान सादिक थे या राहत मिर्जा, तो इन दोनों में से थे, और इसी तरह इलेक्ट्रिकल का बंदा होगा स्टोर परचेज में, स्टोर का सीनियर ऑफिसर गया होगा।
तो वो इतने भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि जी हम 11 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी एफपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये एक डायलेमा है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कि नौकरी मुफ्त में सिफारिश से कॉन्ट्रैक्ट पे वो मिनिस्टर ने भर्ती कर लिए बंदे, ठीक है जी, बंदे आ गए। अब वो तो आपसे बेहतर होना चाहिए उनका नॉलेज भी और बाकी, क्योंकि वो जो वहां पे क्वेश्चनिंग होती है वो तो ज्यादा प्रैक्टिकल होती है कि अगर मैं एफपीएससी में जाऊंगा तो मैं आपसे वो चीजें ये थोड़ी पूछूंगा कि 2 स्ट्रोक वो एक सवाल होगा, बाकी तो सारी चीजें प्रैक्टिकली पूछेगी जी आप रेलवे के बारे में क्या जानते हैं, लोकोमोटिव क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो दे आर नॉट इवन श्योर कि जी हो। और मैंने मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले थे 2-3 उनको मैंने रिलीव कर दिया फ्रॉम द डिवीजन के जाए आप नहीं चाहिए हेडक्वार्टर रिपोर्ट करें। तो उनका ये था कि वो एक दिन मैं गया था तो वो मैंने कहा जी लॉग बुक दिखाएं, तो उसके अंदर कोई था 22-23 लीटर उन्होंने लुब्रिकेटिंग ऑयल शो किया था जी अनरूट डाला है। तो फिर मैंने पूछा कि जी व्हाट वेंट रॉन्ग, क्यों तेल डाला आपने, ऑयल क्यों ऐड किया आपने। तो उसने कहा जी कि ऑयल वेस्ट होता है उस वजह से। अच्छा, मैंने कहा जी ऑयल वेस्टिंग की क्या इंडिकेशन है, डू यू नो कि जी ऑयल वेस्ट अगर हो रहा हो तो उसका क्या इंडिकेशन होगी। ही कुड नॉट एक्सप्लेन। जैसे उस वक्त मेरा 5-6 साल नौकरी थी और उसका सिंपल आंसर था कि व्हेन एनी इंजन इज वेस्टिंग ऑयल तो उसके एग्जॉस्ट से या ये लोकोमोटिव पे तो उसकी छत भरी होती है तेल से, या कोच है पावर प्लांट है तो उसकी पूरी रूफ जो है बाहर से वो ऑयल उसके ऊपर वो आपको नजर आएगा, एग्जॉस्ट से निकलता है। इसके अलावा तो कोई और तरीका ही नहीं है। देखिए ना आप अभी मुझे कह रहे हैं कि जी मेरे ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग का क्या इंडिकेशन है कि जनाब आपके ब्लड निकल रहा है ना कहीं से। अगर आप कहेंगे सर मैं जरा डिस्पेंसरी जा रहा हूँ मेरे ब्लीडिंग, तो मैं कहूँगा कैसे, ये नहीं पता चल रहा, ऐसे तो नहीं है। तो एनीवे ये है एक इश्यूज हैं कि भी क्या होना चाहिए वो तो मेंटेनेंस शेड हो गए। अच्छा, फिर वो मैंने बताया कि हर जो बेस शेड है उसके अंदर मेंटेनेंस वो एक शेड्यूल ऑफिस होता है। हर शेड्यूल ऑफिस के अंदर एक पूरे लोकोमोटिव्स का रिकॉर्ड, डे टू डे मेंटेनेंस का, हर इंजन की हिस्ट्री, व्हील रिकॉर्ड, सो जो भी मेंटेनेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो आपको शेड्यूल ऑफिस में नजर आएगा। इट इज बेस्ड इन एवरी shed where there are locomotives are allocated and in the back workshop जहाँ पे ओवरऑल होता है उनके पास भी रिकॉर्ड होता है कि कब लास्ट ओवरऑल हुआ था, क्या क्या कंपोनेंट रिप्लेस हुए थे, कब आया था, कितने दिन रहा, हर चीज उसके अंदर एक इलैबोरेट दी होती है। तो वो रिकॉर्ड जो है वो शेड्यूल ऑफिस के अंदर हर लोकोमोटिव की एक हिस्ट्री पड़ी होगी जिसके अंदर इसका सारा अलॉय रिकॉर्ड उसके अंदर अवेलेबल होगा। जी सॉरी कोड्स नहीं, बस वो देखे ना कोड क्या है, कोड इज अ नंबर ऑफ द लोकोमोटिव। देखे ना आपकी आइडेंटिटी क्या है, योर नेम, तो उसमें क्या है वो सिंपली है 8040। तो बस 8040 की एक पर्सनल फाइल होगी, उसके अंदर सारा रिकॉर्ड होगा। तो ऐसे रैक्स बने होंगे, उसके अंदर हर लोकोमोटिव की आइडेंटिटी क्या है, यूनिक नंबर है ना, तो वो नंबर जो है वो उसकी आइडेंटिटी है। डेली मेंटेनेंस भी होती है, क्या करें, डेली मेंटेनेंस होती है। हाँ डेली होती है ना, ये अभी आपको दिखाते हैं। ये वो जो आपका था ना क्वेश्चन का, ये डेली होती है। कूलिंग इंस्पेक्शन नंबर 1, उसको आप क्या कहते हैं जी कि जिस तरह सरगोदा से गाड़ी चली, लाला मूसा आई, अब लाला मूसा से फिर वापस जाना है उसने सरगोदा, और इंटरवल क्या है 2 घंटे 3 घंटे बाद उसने वापस जाना है। क्या होगा क्विकली कि वो पहले तो जैसे ही गाड़ी पहुंचेगी
लोकोमोटिव डिटैच करेंगे, उसको ले जाएंगे शेड में, उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे सबसे पहले, फिर फ्यूलिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसका ये जो और अगर कोई ऐसे कोई ड्राइवर ने रिपेयर बुक की है कि जी रास्ते में मुझे, वो अगर वो कर सकते हैं वो करेंगे, और उसके बाद लोकोमोटिव वापस चला जाएगा, ऑन ट्रेन होगा। और ये दूसरा पुलिंग इंस्पेक्शन ये भी होती है कि फॉर एग्जांपल एक लोकोमोटिव जब लाहौर से गाड़ी चलती है तो लोकोमोटिव राइट अप टू कराची जाता है, और फिर कराची से जो चलता है वो लाहौर आता है, 3000 या 4000 रास्ता है। तो रास्ते में कुछ मेजर स्टेशन पे जिस तरह ट्रेन एग्जामिनर स्टाफ होता है, आरटीएल का स्टाफ होता है स्टेशन के ऊपर, जो जस्ट जाके पावर प्लांट को देख लेता है, या ट्रेन एग्जामिनर है वो देखता है कुछ इसमें कोई नॉर्मलिटी। इसी तरह हर शेड के अंदर स्टेशन के ऊपर जो मेजर स्टेशन है वहाँ पे पूलिंग ऑफिस बने हुए हैं फॉर द लोकोमोटिव के जो ट्रेन के ऊपर लगा हुआ है, जस्ट कि वो ड्यूरिंग दी स्टॉपेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेन के 20 मिनट का, मसलन जैसा लाहौर से गाड़ी चलती है कराची बाउंड तो वो पहुंचती है पहले खानेवाल, तो खानेवाल में 20 मिनट का स्टॉपेज है, उस दौरान क्या होता है जी, क्रू चेंज होता है, वाटरिंग होती है, टीएक्सआर अपनी ट्रेन का अंडर गियर एग्जामिन करता है, बाकी चीज़ें देख लेता है, कोई टॉयलेट अगर साफ नहीं है वो करवा दिया, आरटीएल वाला स्टाफ अपना देख लेता है, और जो पूलिंग स्टाफ है लोकोमोटिव का वो क्विकली लोकोमोटिव को एट ए ग्लांस देख लेता है कि कोई ब्रेक ब्लॉक ट्विस्ट तो नहीं है, कोई और चीज़ ऐसे हैंग तो नहीं कर रही, वो उसको सिक्योर कर लेता है। या फिर अगर कोई ड्राइवर ऐसी रिपेयर करे तो ड्राइवर नॉर्मली होता है कि जो स्मार्ट ड्राइवर्स हैं वो इन एडवांस के रूप बता देता है कि जी मेरे लोकोमोटिव में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे वहाँ पे ये फलां वॉशअप चाहिए, या फलां ये ब्रेक ब्लॉक मेरा कम है, मेरी ब्रेकिंग पावर कम है, या कोई और चीज़ के जो मेरे मेन रेजर्वायर में लीकेज है, वो इन एडवांस में बता देते हैं। तो वो फिर वो स्टाफ वहाँ पे उसको अटेंड कर देता है, वो पूलिंग इंस्पेक्शन करता है 15-20 मिनट में, जितनी देर ट्रेन का स्टॉपेज है। अगर वो रेक्टिफाई कर दे तो फिर आगे चला जाता है, नहीं है तो सम टाइम यू हैव टू डिटैच कर लोकोमोटिव, आपने वो फिर डिटैच करके कोई और लोकोमोटिव देते हैं। फिर ए ट्रिप ये देख लें कि ये यहाँ से गाड़ी चली है और फिर मसलन पिंडी से एक ट्रेन लाहौर गई, तो लाहौर से वापस लाहौर में जो उसकी इंस्पेक्शन होगी शेड के अंदर, वो पूलिंग इंस्पेक्शन होगी या मतलब वो किसी भी शेड को वो नंबर 1 होगी। और ए शेड्यूल वो होगा कि गाड़ी पिंडी से लाहौर गई, उन्होंने वहाँ पे उसकी पूलिंग इंस्पेक्शन की या शेड इंस्पेक्शन की, और फिर वहाँ से वापस चल गया, तो वापस आ गया वो लोकोमोटिव पिंडी। तो जब वो वापस आएगा तो फिर उसका ए जो ट्रिप इंस्पेक्शन या ए शेड्यूल कैरी आउट होगा, उसका परफॉर्मा है, उसके अंदर मेजर चीज़ें चेक करेंगे, ब्लू बॉयल चेक करेंगे, बाकी सारे जो भी एक प्रेस्क्राइब, उसका पूरा एक लेड डाउन परफॉर्मा है विच इज़ टू बी चेक्ड एंड अकॉर्डिंगली। अच्छा, फिर उसके बाद सर इसमें जो शॉर्ट ट्रिप लगते हैं यहाँ पे, जैसे 800 किलोमीटर का जिक्र है, जो एक शॉर्ट ट्रिप कंप्लीट कर जाता है उस वक्त भी ये ट्रिप शेड्यूल। अब मैंने वो पिंडी की एग्जांपल इसलिए दी थी कि पिंडी से लाहौर, लाहौर से पिंडी ये वापस आए तो 800 किलोमीटर नहीं बनता 290 किलोमीटर है, तो 290 और 290 कितना हो गया, 580। तो वो फिर भी आपने इट विल फॉल इन द ट्रिप, ये आपने करना ही करना। टाइम लिखा है, ये स्टैंडर्ड वर्क आएगा या अपनी कैपेसिटी की बेस पे ये डिसाइड किया हुआ है? ये जो है ये है नॉर्मली तो ओईएम प्रेस्क्राइब, मैंने आपको बताया था कि ओईएम ये देता है स्केड्यूल। उसके अलावा इसको आप टाइम टू टाइम ये जो परफॉर्मे हैं उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। इस तरह मैंने आपको बताया था कि जी वो एक लोकोमोटिव में प्रॉब्लम आया कि जी ऑयल 6 मंथली ई शेड्यूल पे चेंज करें, फिर जब वो नई प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ तो उनका डी शेड्यूल का आइटम कर दें, जब डी भी नहीं हुआ तो उनका सी में चेंज कर दें। तो कुछ तो ओईएम प्रेस्क्राइब है, कुछ टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग कंडीशंस आप फिर खुद उसको अकॉर्डिंगली अमेंड करते रहते हैं। ये कोई आसमानी सिफर नहीं, वो सारे परफॉर्मेंस जो हैं वो अकॉर्डिंगली अमेंड होते रहते हैं, कीपिंग इन व्यू दी ऑपरेशनल ट्रबल्स इन द लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक।
वो अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। ये ट्रिप इसी बेशर्ट में होगा। बेशर्ट में, बेशर्ट सर लेकिन जो 4000 वाला है उसमें तो ट्रिप पे नहीं सारी किसमें 4000 वाला जो है उसमें भी ट्रिप पे वाला जो 4000 कौन सा है जी? सर वो जो जी वाला जो है नहीं सब में होगा सब में, लेकिन वो जो ए है ना, वो अगर आप देखेंगे ना उसका परफॉर्मा, उसमें ज्यादातर विजुअल इंस्पेक्शंस हैं बेसिकली। देख लें कोई अपरेंट लीकेज तो नहीं है, कोई और सिर्फ रेडिएटर ब्लो कर दें कि उसमें से डस्ट निकल जाए, और वो सारा वो बड़ा ऐसे मिनिमल सा उसके अंदर है, ऐसा कोई इतना वो कंटिन्यूटी टेस्ट वगैरह ये भी इसमें आते हैं? किसमें कंटिन्यूटी टेस्ट ब्रेकिंग सिस्टम का। देखें कंटिन्यूटी टेस्ट जो है वो तो एक तो होता है रेक का, लोकोमोटिव का होता है MED 62 टेस्ट। वो लोकोमोटिव के अंदर MED 62 टेस्ट होता है जो लोकोमोटिव की ब्रेकिंग को चेक करता है। वो उसका एक कोई लोकोमोटिव टर्न आउट नहीं हो सकता जब तक वो MED 62 परफॉर्म न कर ले। एंड अनफॉर्चुनेटली रादर कोई लोकोमोटिव उस वक्त तक शायद से नहीं निकल सकता जब तक वो MED 62 टेस्ट क्वालिफाई न कर ले, विच इज ब्रेकिंग टेस्ट ऑफ द लोकोमोटिव। और बदकिस्मती ये है कि वो एक भी क्वालिफाई नहीं कर रहा होता जब इंजन निकल रहा होता। और फिर वो जो कंटिन्यूटी टेस्ट है वॉशिंग लाइन पे, वो फिर आप रेक का परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह लोकोमोटिव का शेड के अंदर वो MED 62 कहलाता है। वो एक उसके ऊपर परफॉर्म बने हुए हैं कि जी मेन रिजर्वायर का प्रेशर बिल्डअप कर लें, उसके बाद FU2V वॉल ट्रेलिंग पे कर लें, वो पूरा एक प्रोसीजर है। वो आप देख लीजिएगा शेड में, दैट इज कॉल्ड MED 62। उसे डिपार्चर स्लिप भी कहते हैं। एंड ड्राइवर, द foreman on duty and the maintenance staff, they have to sign jointly. सर ये टेस्ट जो क्वालिफाई मेंटेनेंस के बाद होता है ना, चाहिए क्वालिफाई टेस्ट मेंटेनेंस मैंने आपको बताया ना कि मेंटेनेंस हमारे जैसे इंजीनियर करेंगे तो वो फिर क्या मेंटेनेंस है, क्वालिफाई नहीं करता। देयर आर सो मेनी रीजंस, मटेरियल नहीं है, अच्छा स्टाफ इनकॉम्पिटेंट है, फिर ये है कि आपके पास लोकोमोटिव इतने नहीं है कि जी आप इस तरह करें, तो यू जस्ट बाईपास ऑल द सेट प्रोसीजर्स। इस बार मुझे कहना नहीं चाहिए, तो वो फिर आप हम बाईपास कर देते हैं, फिर एक्सीडेंट वगैरह एक्सीडेंट होता है, 2 नंबरी होती वो है। रिस्पांसिबल ऑफिसर एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो साइन कैसे करते हैं? तो रिस्पांसिबिलिटी तो उनकी है, यदि उन्होंने साइन कर दिया वो उनके पास इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो। ये आपकी बात सही है, इसका मेरे पास कोई ये जवाब इसलिए नहीं है कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और आपको पता है कि जब ये एक्सीडेंट होता है ना, यही डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं सबसे पहले यही डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। और मैं भी आप इस तरह कीजिएगा, जिस दिन छट जाए ना, उन्हें कहिएगा हमें MED 62 टेस्ट करवा के दें, एक लोकोमोटिव का जो भी अवेलेबल हो ना रनिंग शेड में, उन्हें कहिए MED 62 परफॉर्म करवाएं इसके ऊपर। और वो एक मतलब उसके 2 लीड्स होते हैं, मतलब वो उसके पास से स्लिप के, तो वो जरा देखिएगा कि वो क्या वो क्वालिफाई करता है। वो 5-6 टेस्ट हैं, एक आध करेगा, बाकी सब बाकी पार्ट। सर वो 5 टेस्ट कौन-कौन से हैं, मतलब कितना है? जो आप करवाएंगे नहीं तो वो तो उसके ऊपर लिखे हुए हैं, उसके अंदर मेन एरर टेस्ट होता है, फिर ब्रेक सिलेंडर टेस्ट होता है, फिर उसके बाद एक मल्टीपल ऑपरेशन का टेस्ट होता है। इस तरह वो 5-6 टेस्ट हैं, वो लिखे हुए हैं। इट इज अ प्रिंटेड बुक which is available in the running shed, and the outgoing driver, foreman running, and the maintenance in charge has to sign that document. Only then the locomotive will be turned off. सर ये इंस्पेक्शन के इक्विपमेंट्स लेके सिर्फ विजुअलाइज करते हैं सारा, ये इंस्पेक्शन करते हैं लोग को। इंस्पेक्शन के जो मोस्टली इंस्पेक्शन देखें ना, वो तो विजुअल है। एज सच जब आप कोई मेजर जब आप जाएंगे ना कि लेट्स से 1 दिन का टेस्ट है, 2 दिन का, ये जो ई स्केड्यूल है 2 दिन का है, 7 दिन का है, इसके अंदर आप कुछ फिजिकल गेजेस वगैरह या कोई वो लगा के परफॉर्म करते हैं,
अदरवाइज ये जो ट्रिप वगैरह है ये तो विजुअल होता है, इतना टाइम नहीं ना होता आपके पास। हॉट एक्सेल के जिस तरह तो थर्मोमीटर होता है आईआर राइट, उससे करते हैं कि सिर्फ देख लेते हैं या टच कर लेते हैं उसका वो आगे आएगा हॉट एक्सेल, वो हम पढ़ लेंगे। लेकिन हॉट एक्सेल के अंदर ये होता है कि वो आप नॉर्मली ये करते हैं कि अब तो लेजर गन आ गई, जस्ट उसका वो मारते हैं बीम, तो आपको टेम्परेचर आ जाता है। सर ये है प्रैक्टिस में लोगों को है ये है, क्योंकि अभी आपको पता है कि पहले ये नहीं था ना, तो वो गाड़ियां चल रही थी। अब आपको पता है हमारी एट एन एवरेज इट इज मतलब बैड कहना चाहिए कि वो हर तीसरे दिन एक कोच एंड रूट अटैच हो जाती है। क्या है जी, हॉट एक्सेल हो रही थी, वार्म बॉक्स था और उसके बाद लीडिंग टुवर्ड्स हॉट एक्सेल, और रास्ते में अटैच पैसेंजर रहता शोर डाल रहे होते हैं, उनको कहीं एडजस्ट करते हैं, फिर वो कोच तो अटैच होनी है उसमें। तो बाकी गेजेस वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो नॉर्मली उन स्केड्यूल्स में जहाँ पे ज़्यादा आपके वो टाइम होता है। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें सी जो है वो मंथली है, 1 महीने बाद होता है और 6 आवर्स में कंप्लीट करना होता है। डी जो है वो क्वार्टरली 3 मंथ्स के बाद होता है, 8 आवर्स में कंप्लीट करना होता है। ई जो है वो हाफ ईयरली होता है या 2 दिन का होता है। एफ जो है वो 1 साल बाद होता है, और या 200,000 किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, फिर इसके अंदर ये अगर आप जरा देखें ना, तो इसके अंदर क्या है कि एक लोकोमोटिव है तो उसमें 1 साल के अंदर 2 ई स्केड्यूल आने चाहिए। 6 महीने बाद है ना जी, 6 महीने बाद और फिर तो जब आप एफ कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ई भी कवर कर रहे होते हैं आप, सेकंड में ई भी कवर हो जाता है। इसी तरह जब आप एफ कर रहे हैं तो उसके अंदर ई भी कवर हो रहा है, डी भी कवर हो रहा है, सी भी कवर हो रहा है। ये समझ आ गई है जी? हाफ ईयरली और ये है कोई 1 लाख किलोमीटर के बाद। तो जब आप ई जिस दिन कर रहे होंगे ना जी, आप लोकोमोटिव रोकेंगे तो यू विल बी कैरी आउट डी सी बी ऑल्सो और ए बी ऑफ कोर्स। और इसी तरह जिस दिन आप डी कर रहे होंगे तो उसमें सी भी कवर होगा और ए भी कवर होगा। सर इन सारे मेंटेनेंस की कोई स्कोप ऑफ वर्क किसी भी इंजन का क्या चीज स्कोप ऑफ वर्क कि क्या क्या इसमें मेंटेनेंस? ये जिस दिन आप शेड में जाएंगे ना जी, तो शेड्यूल ऑफिस के अंदर हर परफॉर्मा ब्लैंक आपको मिल सकता है। ब्लैंक भी देखिएगा और जो किसी का कैरी आउट हुआ है वो भी जरूर देखिएगा, दोनों। तो ब्लैंक वैसे खासतौर पर मैकेनिकली है, इसको अपने लिए साथ ही रखें, मतलब एक दफ़ा गो थ्रू कर लें उसके अंदर कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर प्रिस्क्राइब है। बेसिकली ये है कि वो देखिए इसके अंदर एफ के अंदर अपना भी इसका स्कोप है और ई का सारा भी इसके अंदर कवर होगा। इसी तरह जो ई जब जिस दिन आप कैरी आउट कर रहे होंगे उसके अंदर ई का भी अपना स्कोप है और प्लस डी और सी भी उसके अंदर एड ऑन हो जाएगा। ये आपस में ओवरलैप तकरीबन करते हैं कुछ एक्टिविटीज। कुछ जो है कि जिस तरह एफ है तो उसके अंदर आप बोगी डिसमेंटल करते हैं, इंजन को लिफ्ट कर देते हैं, पावर असेंबली चेंज, पिस्टन चेंज करते हैं, रिंग्स चेंज करते हैं, कंप्रेसर को नीचे उतार लेते हैं। तो एफ इज समझे कि काफी हेक्टिक होता है। एंड नॉर्मली दीज आर द प्रेस्क्राइब्ड मेंटेनेंस स्केड्यूल्स। ये सवाल ये वैसे किसी और के जहन में नहीं आया। बी, हाँ जी आया। बी जो है ना ये होता था फॉर स्टीम लोकोमोटिव्स, तो वो फिर इसलिए वो मिस है बिकॉज स्टीम इज नो मोर देन यूज्ड। तो स्पेसिफाइड में 2 दिन ज्यादा क्या कॉम्प्लेक्स है? किसकी बात कर रहे हैं? ये वाले इसकी बात कर रहे हैं? ये इन दोनों में ये जरा कुछ लोकोमोटिव्स होते हैं जो मेंटेनेंस फ्रेंडली होते हैं, इजी टू कि आप उनकी एक्सेस कर सकते हैं। कुछ लोकोमोटिव में द लेआउट ऑफ द इक्विपमेंट इज वेरी लेबोरियस कि वो फिर ज्यादा टाइम पूरा वो खोलना पड़ता है, ऊपर से कार बॉडी और फिर उसकी एक्सेस, फिर उसकी डिसमेंटलिंग, फिर उसकी असेंबलिंग। तो वो कुछ लोकोमोटिव्स आर मेंटेनेंस फ्रेंडली,
कुछ लोग जो है वो ज़रा डिफ़िकल्ट होती है, तो ये इस वजह से उसका टाइम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि ये ज़्यादा अपना ये 7 दिन की बजाय पता चलता है कि 2-2 महीने से खड़ा है लोकोमोटिव। क्या है जी, इसके व्हील नहीं है, इसके फलान चीज़ कंडम है, अगर किसी और इंजन से कैनबलाइज हो गई तो उधर से डाल दी, नहीं है तो फिर खड़ा है। और फिर अल्टीमेटली अगर वो ज़्यादा देर आपको है कि जी ये नहीं अब निकल सकता, तो आप इसी में से निकाल के चीज़ें और उसको बिल्कुल वो खाली जिस तरह खोखा नहीं रह जाता, इस तरह वो रह जाएगा। ये एक हमारा डायलेमा है कि बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज वी आर अनएबल टू मीट विद द टाइम स्केड्यूल, एक्सेप्ट फॉर द लोकोमोटिव्स जो ये ज़रा नए हैं, उनका आपने स्पेयर्स वगैरह। तो नॉर्मली जब आप लोकोमोटिव खरीद लेते हैं ना, तो उसके अंदर एक आपको एडवांटेज होता है कि आप उसमें 3 साल के स्पेयर्स भी डाल देते हैं साथ में। इसी तरह पावर प्लांट अगर नए हैं ना, तो ये आपकी कोशिश होती है कि उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप 3 साल के स्पेयर्स भी साथ ही ले लें, ताकि कम से कम 3 साल तो ट्रबल फ्री चले ना वो, क्योंकि वो अंडर वारंटी होगा और जो मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है उसकी ये कंडीशन है कि हर चीज़ आपने टाइमली चेंज करनी है। तो दैट्स वाई यू पुट अ सर्टेन कंपोनेंट ऑफ अमाउंट to procure 3 year spares with the machine or equipment, तो वो फिर 3 साल आप वो चला लेते हैं। उसके बाद फिर रेवेन्यू में जितना आपके पास कुशन होगा उतने आप ले लेंगे, वरना फिर तबाही फेरते जाएंगे। और क्या है सर, ये DEF जो है 4000 से नहीं होती है? इनके होते हैं, इनके नहीं होते। नहीं, लेकिन उसके अलावा है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा स्कोप बढ़ता जाता है कि उसके अंदर मेनली है कि फिल्टर्स हैं, डी के अंदर कुछ फिल्टर्स की चेंज है, कुछ की क्लीनिंग है। लेकिन वो एज सच जिस तरह है ना कि सिर्फ डीजल इंजन को आपने डिसमेंटल नहीं करना, वो बस एक्सटर्नली जिस तरह आपका गाड़ी का है कि आप देखेंगे जी उसके अंदर फिल्टर्स हैं, उसके अंदर ऑयल है, उसके अंदर कूलेंट है, और दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अच्छा, अब ये जो है एफ हो गया जी, तो ये सारे फिर इनका बीच में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि वो अच्छा, एक लोकोमोटिव आज अगर आपने आज की डेट में उसको स्टॉप किया है और रात 12 फॉर सी और डी स्केड्यूल जो 6 घंटे में, आज सुबह 8 बजे आपने एक लोकोमोटिव रोका, लॉजिकली उसे दोपहर 2 या 3 बजे ऑफ हो जाना चाहिए रिपेयर से। इसी तरह जो 8 आवर्स बंद है, अगर आप सुबह 8 बजे रोका है तो 2, 2:30, 3 बजे प्रैक्टिकली इट शुड बी पुट इन सर्विस। अच्छा, अब होता यह है कि वो आपके पास स्पेयर्स नहीं होते, वो खड़ा है जी लोकोमोटिव। As soon as the next calendar date will be coming, मतलब आगे ही और लोकोमोटिव खड़ा है, it will be called ineffective. That locomotive which is to be turned out for the minor schedule के जी 1, 2, 3, 4, 5, 4 इन prescribed times में अगर लोकोमोटिव नहीं निकलता और अगली कैलेंडर डेट आ जाती है, तो that locomotive will be falling in ineffective, और ineffective means inefficiency। यदि 8 घंटे में निकलना था, नहीं निकला, उसकी रीजनिंग जाहिर है कुछ होगी, लेकिन वो फिर it will be considered inefficiency of the mechanical department कि जी ये लोकोमोटिव ineffective में खड़ा है because it is not available for the train operation। सर मेरा एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, शायद आगे काम भी आए। वो ये है कि एक शेड्यूल टाइम है आपका और ऊपर से प्रेशर भी आता है कि आपने इसी टाइम में निकालना है, ड्यू टू इनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स या कोई और वजह आप उस टाइम में नहीं निकाल पाते, या तो फिर आप बाईपास करें चीज़ों को, तो हो सकता है। तो अब गॉड फॉरबिड कोई मसला आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें तो आपका नाम आएगा, बेशक स्पेयर पार्ट्स नहीं है, बेशक कोई और वजह है। ऐसे ही इस चीज़ को कैसे टैकल करें? ऊपर से आपके ऊपर प्रेशर भी आ रहा है कि आपने ये तो आएगा, इससे कोई एस्केप नहीं, इससे कोई एस्केप नहीं। आपका
वो अभी लास्ट वीक मीटिंग हो रही थी तो मैं भी ऑनलाइन था, लेकिन मैं आई वाज जस्ट अ साइलेंट स्पेक्टेटर। तो वो AGMI ने कहा कि मेरा मतलब ये हम जो बातें कर रहे हैं ना, मिनिस्टर की मीटिंग थी तो उन्होंने कहा कि ये काम करें आप लोग ये। व्हाट ही सेड कि जी मेरे पास पूरे सिस्टम पे आई हैव ओनली 300 रेल्स लेफ्ट फॉर रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ एनी ब्रेकेज, स्पेशली विंटर में भी होती हैं, विंटर में बल्कि ज़्यादा होती हैं, पुरानी छोटी रेल जो है वो क्रैक हो जाती है। तो मेरे पास पूरे सिस्टम पे सिर्फ 300 रेलें रह गई हैं, मेरे पास रेल नहीं है चेंज करने के लिए। एंड none of my divisional engineer can claim that his track is 100% fit for train operation. ये हाईएस्ट फोरम पे ये अनाउंस हो। ये है Then what was the response of minister at that? बस जो मेरा रिस्पॉन्स है जी। Then ये शेड्यूल पे साइन कौन करता है? हाँ, शेड्यूल पे साइन कौन? शेड्यूल पे साइन करता है जो 1 2 3 4, ये जो 4 है ना जी, ये तो होते हैं रनिंग शेड के अंदर। तो उसमें फोरमैन, आप तो सिविल के नहीं है, यू आर आस्किंग मैकेनिकल क्वेश्चंस। अच्छा एनीवे, ये जो 4 है ना जी, पहले इसमें वो जो है ये रनिंग शेड के अंदर परफॉर्म होते हैं। शेड के 2 होते हैं, एक होता है रनिंग शेड जहाँ पे लोकोमोटिव आया, वहाँ पे ट्रिप हुआ ACD जो लिमिटेड टाइम बाउंड है, और जो ये 2 दिन वाले 7 दिन वाले हैं, ये हमारी एक लिफ्ट शॉप होती है जिसके अंदर पूरा लोकोमोटिव, उसके अंदर मेजर असेंबलीज, क्रेन, ओवरहेड्स, ये वो काफ़ी चीज़ें लगी होती हैं, तो ये बाकी जो है वहाँ पे कैरी आउट करते हैं। तो अगर लोकोमोटिव इस प्रेस्क्राइब्ड टाइम में निकल गया या 2-4 घंटे फालतू भी ले लिए तो कोई वो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट कैलेंडर डेट में अगर जब फॉल करेगा तो वो फिर इट विल बी फॉलिंग इन इनफेक्टिव अलाउंस। फॉर ऑल द लोकोमोटिव 15% इनफेक्टिव अलाउंस इज परमिसिबल। किसी भी शेड के लिए 15% अलाउंस परमिसिबल है, 15 से ज़्यादा परमिसिबल नहीं है। 15 से ज़्यादा होगा तो वो फिर DME AME की फिर डेली स्टिंकर्स आएंगे कि जी ये क्यों है, क्या है। फिर आप जाहिर है कोई ऑब्वियस रीज़न देंगे कि जी मेरे पास व्हील नहीं है, मेरे पास फिल्टर्स नहीं है, तो मतलब आई हैव टू पुट दिस लोकोमोटिव इन, नहीं हो सकता। तो वो हमारा जो एक्चुअल अलाउंस है 15 की बजाय वो होता है कि 15% इनफेक्टिव अलाउंस का मतलब ये है कि आपके अगर 300 लोकोमोटिव हैं तो आपके 45 लोकोमोटिव्स आर अलाउड। 15% के 300 का 15% 45 बनेगा। 45 locomotives are undergoing some maintenance or for some reasoning they are under repair whatsoever. तो वो 15% ineffective allowance is permissible. 15% से ज़्यादा होगा तो it means the locomotive availability will be less, which will be ultimately directly affecting the train operation. मैंने जो आपके लिए 75 तो ऐसे खड़े हैं, मुझे नहीं होता, उनकी डिमांड नहीं है। हाँ, वो अवेलेबल लोकोमोटिव्स जो है ना, वो इस वजह से कि वो भी उसकी भी रीज़न है एक कि वो उनकी मेंटेनेंस ड्यू है, बट दे कैन रन ऑन द लाइन, दे कैन रन ऑन द लाइन। तो लेकिन मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि अगर 15% से बढ़ेगा तो फिर वो इनएफिशिएंसी में काउंट होगा फॉर द मैकेनिकल डिपार्टमेंट, और फिर उस पर वो आपकी ट्रेन ऑपरेशन को अफेक्ट करेगा, बिकॉज व्हेन मोर लोकोमोटिव आर अंडरगोइंग मेंटेनेंस so less will be available for the train operation। तो क्या होगा कि आपका फ्रेट ऑपरेशन, देखें पैसेंजर ट्रेन ने, अभी आपने मतलब लिंक्स भी नहीं पढ़े होंगे, हर लोकोमोटिव का जो है वो एक प्रेस्क्राइब लिंक होता है। मसलन इस वक्त पूरे सिस्टम पे रेलवे में 120 के करीब पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं। 120 पैसेंजर ट्रेन आर रनिंग एवरी डे। अब उनके लिए आपने 120 लोकोमोटिव हर टाइम रेडी रखते हैं, ऑल द टाइम, कि ये जिस तरह ग्रीन लाइन ने अब 3:40 पे जाना है पिंडी से,
तो अब ग्रीन लाइन का लोकोमोटिव राइट नाउ इट विल बी अंडर मेंटेनेंस और फ्यूलिंग और समथिंग इन पिंडी शहर। इसी तरह एक ग्रीन लाइन अभी लाहौर पहुंच रही है जिसने पिंडी आना है, उसका भी लोकोमोटिव वो 3-3:15 चलती है, तो इस वक्त लाहौर में भी एक लोकोमोटिव उसके लिए रेडी होगा। और जो ग्रीन लाइन का लोकोमोटिव कराची से आ रहा है लाहौर के लिए 3000 हार्स पावर का, वो डिटैच हो जाएगा एंड उसकी एडवांस बुकिंग हुई होगी कि जी ये 3 बजे आएगा, 4 बजे इसकी फ्यूलिंग होगी, 1 घंटा मेंटेनेंस का, 1 घंटा लेफ्ट शेड का, तो ये 7 बजे वाली जो कराची बाउंड ट्रेन है उसके लिए इसकी बुकिंग है। तो हर शेड के अंदर हर फोरमैन ये बिल्कुल वो डेली कैलकुलेट कर रहा होता है कि जनाब ये मैंने जो आज की मेरी, वो शाम को जब जाते हैं ना तो वो पूरी रात की और अगले दिन की बुकिंग तैयार करके जाते हैं कि जी ये लोकोमोटिव आएगा, इस पे जाए लगेगा, ये लोकोमोटिव आएगा, इस ट्रेन के लिए जाए। अब ये आपने बुकिंग बनाई, पता चला कि 2 इंजन फेल हो गए, नाउ योर होल इक्वेशन विल बी डिस्टॉर्टेड, और फिर आप सर पकड़ेंगे कि अब फिर वो बेचारा फिर आता है अपनी इज्जत बचाने के लिए शेड में आएगा, फिर देखेगा कि अब कौन सा लिंक मैं बनाऊं कि जी किस तरह ये मेरा ट्रेन मतलब जो रिक्वायर्ड लोकोमोटिव है। हर शेड के अंदर ऐसे ही है, हर शेड के अंदर ऐसे है, हर लोकोमोटिव की अलॉटमेंट है कि फॉर एग्जांपल पिंडी ने डेली जो है 18 या 20 लोकोमोटिव अगर पैसेंजर ट्रेन के लिए देने हैं तो देने हैं, उसमें तो फिर उसने तो डॉट टाइम पे चलना है। एक लिंक है जी मैर एक्सप्रेस, ये मुल्तान तक जाएगा, फिर ये मुल्तान से अगले दिन वापस आएगा, फिर इसी तरह ये सुबह की रेल कार है, फिर 8 बजे तेज़गान है, फिर 9 बजे जाफर है, फिर 10 बजे वाम एक्सप्रेस है, फिर 12:30 बजे रहमान बाबा है, फिर 3:40 के, तो वो सारा कैलकुलेटेड जो दैट इज कॉल्ड पैसेंजर लिंक लोकोमोटिव्स, कि वो आपने पूरा पैसेंजर लिंक लोकोमोटिव। कई दफ़ा बिल्कुल आप हैंडीकैप होते हैं कि जी आपके पास कोई ऐसा फेलियर आ गया, या जिस तरह भी ये फॉग शुरू हुई है, स्मॉग फॉग, अब सारी गाड़ियाँ लेट हैं। अगर आप कभी वो parkreal.com या पता नहीं क्या कौन सी उसको देखेंगे ना, सारी गाड़ियाँ 4-4, 6-6 घंटे लेट हैं। अब इट विल डिस्टॉर्ट द होल इक्वेशन, कि वो आपके पास पता चलेगा कि सारे इंजन लाइन पे हैं, कोई है ही नहीं आपके पास। फिर क्या करते हैं कि जो फर्स्ट अवेलेबल होता है वो आप पहली ट्रेन को दे देते हैं, जो दूसरा आता है, तो दैट्स वाई द ट्रेन्स आर लेट फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग स्टेशन। 4-4, 6-6 घंटे गाड़ियाँ लेट होती हैं। रीज़न कि जी इंजन ही लोकोमोटिव ही सारे लाइन पे हैं, वो अपने स्केड्यूल टाइम पे। वैसे तो देखें ना, जो टाइम टेबल किस लिए बनता है, टाइम टेबल इज फॉर द पैसेंजर फैसिलिटेशन एंड टाइम टेबल इज फॉर द ऑपरेशनल कैलकुलेशन। अब अगर वो इक्वेशन ही डिस्टॉर्ट हो गई तो क्या होगा एंड रिजल्ट के जनाब, पता चला कि वो तो इंजन ही नहीं पहुंचा। व्हाट यू विल डू कि जी आप फिर वेट करेंगे और गाड़ी फिर लेट स्टार्ट होगी। कैपेसिटी कितनी है शेड की? कैपेसिटी तो 25,000 मिनट चलाने हैं और अवेलेबल शुरू करते हैं। अवेलेबल वो शेड की अलॉटमेंट है, किसी ज़माने में 70 थी, वो मार्जिन रखा जाता है, इनफेक्टिव का मार्जिन उसके अंदर रखा जाता है। अनफोर्सीन 1-2 इंजन एक जैसे कहते हैं कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के, वो नॉर्मली कुशन होता है उसमें, मतलब 1-2 लोकोमोटिव्स का। या फिर ये होता है कि समटाइम्स फिर आप क्या करते हैं, यू कैंसिल द फ्रेट ट्रेन, कि आपने फ्रेट के भी लोकोमोटिव देने हैं ना फ्रेट ऑपरेशन के लिए। ये आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है ये सारी जो ऑपरेशन की है ना, बिकॉज द सिविल इंजीनियर्स are supposed to be also the DS as well, so they should know the basics of the train operation। कि वो फिर आप क्या करते हैं कि जी अगर तो आपके पास वो पैसेंजर कुशन में भी नहीं कवर हो रहा, तो फिर यू पुट बैक सम ट्रेन, उसको कैंसिल कर देते हैं फ्रेट ट्रेन को, और फिर वो फ्रेट ट्रेन का जो नॉमिनेटेड इंजन है वो पैसेंजर में लगा देते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है प्रोवाइड करना होगा? ये डीएमई और एएमई की और फोरमैन की। वो हर 6 मंथ में बनता था, अब नहीं बनता। दैट इज कॉल्ड पावर एनालिसिस। पावर एनालिसिस में ये होता है कि वो जहाँ जहाँ बेस शेड है, कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ लोकोमोटिव्स एलोकेटेड टू एवरी शेड, उसका लिंक बनाया जाता है, लोकोमोटिव लिंक का। क्योंकि फॉर एग्जांपल कराची के जो लोकोमोटिव हैं, फॉर एग्जांपल 30 लोकोमोटिव्स विल बी एलोकेटेड फॉर द से 30, अगर वहाँ पे 100 इंजन है तो
15 तो आप साइड पे कर देना इनफेक्टिव में, कि जो हर वक्त कोई ना कोई मेंटेनेंस हो रहा होगा, जो कि 15 नहीं, समटाइम 17, 18, 20% की होता है। लेट्स से हम कहते हैं जी 20% है, 20 लोकोमोटिव खड़े हैं फॉर मेंटेनेंस और सम रीजन, फॉर पार्ट्स, फॉर कुछ हो गया, 80 अवेलेबल है। 80 में लेट्स से वो कहते हैं जी 30 आपके मेल एक्सप्रेस की एलोकेशन है, 50 आपकी रेट की एलोकेशन है, 15 आपके शंटिंग लोकोमोटिव्स हैं। तो फिर आपको जो प्रायोरिटी होती है वो होती है पैसेंजर की एंड फॉर शंटिंग ऑपरेशन, बिकॉज इफ द शंटिंग ऑपरेशन इज डिस्टर्ब, द होल ट्रेन ऑपरेशन इज डिस्टर्ब एट दैट पर्टिकुलर स्टेशन। तो वो पावर एनालिसिस बाकायदा इशू किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ locomotives on a base shed, including जो आपका इनफेक्टिव अलाउंस है। और अच्छा, फिर उसमें ये भी होता है कि पिंडी के फॉर एग्जांपल हम बड़े नहीं छोटे शक्के के पिंडी के टोटल 37 लोकोमोटिव है, उसके अंदर उन्होंने कहा थी कि 18 लोकोमोटिव आपके होंगे मेल एक्सप्रेस पे एवरी डे, 5 जो हैं शंटिंग के लिए होंगे, 23 होंगे, और 15% इनफेक्टिव अलाउंस इसका निकाल लें तो तकरीबन 4 लोकोमोटिव हो गए, 27 हो गए। बाकी 8 जो है ये आपके फ्रेट ऑपरेशन पे होंगे, 2 पिंडी में काम करेंगे, 2 मुल्तान में काम करेंगे, 2 कुंदिया में काम करेंगे। सो यू हैव टू मेंटेन दैट पावर एनालिसिस या लोकोमोटिव रिक्वायरमेंट एज पर योर जो हेडक्वार्टर एलोकेट करता है, एंड दैट इज इशूड बाय COPS इन कंसल्टेशन विद CME ऑफिस। जो ओवरऑल पर्पस है लिंक्स का वो यही है कि आप लोकोमोटिव्स की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। प्रिसाइजली यस, और इन शॉर्ट यस, लेकिन उसके अंदर ये है कि बेसिकली ये ऐसे हौच पौच तो नहीं ना हो सकता कि जी ग्रीन लाइन पे कौन सा इंजन लगाना है। हर मैंने आपको बताया था कि जी हर सेक्शन, हर लोड के हिसाब से, हर ग्रेड के हिसाब से एक प्रेस्क्राइब नॉमिनेशन ऑफ लोकोमोटिव है। ये नहीं होता कि मसलन अब पता चले जी कि यहाँ से मैंने आपको बताया था पिंडी से या पेशावर से जितनी ट्रेन चलती हैं ये 2000 हार्स पावर के लोकोमोटिव है, और जब ये लाहौर पहुँचती है तो वहाँ से एडिशनल कोचेस जब अटैच होती हैं तो नंबर ऑफ वो बढ़ जाते हैं, मतलब ट्रेन लेंथ बढ़ती है, यू रिक्वायर हायर हार्स पावर लोकोमोटिव। जब हायर हार्स पावर तो ऐसे नहीं है कि हार्स पावर अच्छा कौन सा है जी, किधर है कोई नहीं है तो 2000 वाला लगा दो, नो ऐसे नहीं। जब ट्रेन में पहुंचना है उससे पहले उसकी नॉमिनेशन हुई होगी। इन केस ऑफ एनी सेटबैक, जब वो फॉर एग्जांपल ड्रेलमेंट हो जाती है, अब कई दफ़ा मेन लाइन पे ऐसी ड्रेलमेंट होती है कि 2-2 दिन ट्रेन ऑपरेशन, देन द होल थिंग इज डिस्टॉर्टेड, फिर वो सारी इक्वेशन हौच पौच हो जाती है। वो फिर पॉसिबल नहीं होता कि इस केस में क्या किया जाए। सर लोकोमोटिव जो है शेड की एरिया से बाहर नहीं जा सकता। अगर लाहौर में दूसरा शेड शुरू हो गया, तो पिंडी का लोकोमोटिव है तो वो अपने शेड के एरिया से बाहर तो नहीं जाएगा। मतलब ये नहीं होगा कि पिंडी का लोकोमोटिव पर अच्छी चला जाए, ऐसा तो नहीं चला जाता है, समटाइम चला जाता है। समटाइम ये होता है कि फॉर एग्जांपल अब जाफर है एक्सप्रेस, वो उसके साथ 2000 हार्स पावर का लिंक है सिपी तक, तो पिंडी के लोकोमोटिव की जुरिस्डिक्शन है कि पिंडी से लाहौर, लाहौर से दूसरा लोकोमोटिव लगेगा, तो वो GU20। तो कई दफा वो GU20 नहीं अवेलेबल होता है, वो क्या करते हैं उसी को एक्सटेंड कर देते हैं। सर ये शेड वालों की आपस में लड़ाई नहीं होती हमारा? होती है, उसको फिर कहते हैं वो मिस यूटिलाइजेशन करते हैं। वो आप फिर रिपोर्ट करते हैं हेडक्वार्टर में, देखें जी मेरा इंजन इसने लगा दिया, वो फिर आगे कहेगा जी वो तो आया नहीं था, हमारा अंडर रिपेयर हो गया था। ये है सारा सिलसिला। नहीं, लेकिन यू हैव टू रन द ट्रेन, नॉट यू हैव टू कन्फाइन द लोकोमोटिव। असल तो ये है ना कि वैसे वो ये जो लिंक्स बने हैं ये तो इसी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए है ना, ऑपरेशनल डिसिप्लिन को, कि जी किस लोकोमोटिव में कहाँ तक जाना है और आगे फिर दूसरा लोकोमोटिव लगना है। लेकिन इन केस ऑफ सम इमरजेंसी और सम इवेंचुअलिटी यू हैव टू एक्सटेंड दैट बीट ऑफ दैट लोकोमोटिव, क्योंकि ट्रेन तो नहीं ना खड़ी हो सकती, ट्रेन ने तो जाना है अपने टाइम पे। लेट्स से मतलब क्या कहते हैं कंडीशन भी कहते हैं लोकोमोटिव है, वहां पे अपने इमेज बढ़ा रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है उनको मेंटेन करना, उनको चलाना, तो उनसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर वो जुरिस्डिक्शन के उनकी बात चलेगी, वो उनको साइन करके उनसे पूछते हैं कि भाई हम आपका लोकोमोटिव लेके जा रहे हैं, आगे आपको नहीं, वो पता चल जाता है, सबको पता चल जाता है। और दूसरा ये होता है
कि अब वो जो आप जिस तरह कह रहे थे कि पिंडी से लाहौर जाना था और आगे उसने वापस आना था, तो वो एक्सटेंड कर लिया। अब वो पिंडी के पास क्या हुआ कि नेक्स्ट डे के लिए एक इंजन शॉर्ट हो गया, क्योंकि वो अगले दिन वाज सपोज टू बी अवेलेबल इन पिंडी शेड फॉर रनिंग दैट पर्टिकुलर ट्रेन व्हिच इज एलोकेटेड टू दैट पिंडी शेड, लेकिन वो चला गया सिटी, वो आएगा चौथे दिन बाद। तो वो मिस यूटिलाइजेशन में फॉल करता है, और मिस यूटिलाइजेशन जो है वो फिर क्या करते हैं कि उसमें अपना वो रिपोर्ट होती है, लेकिन वो फिर रीजनिंग भी देते हैं कि सर वो हमारा लोकोमोटिव अंडर रिपेयर हो गया था लाहौर का, उसमें ये था, काम ज़्यादा था, गाड़ी लेट हो रही थी, फिर हमने वो एक्सक्यूज भी होता है, नेम एक्सक्यूज भी होता है, जेन्युइन एक्सक्यूज भी होता है, तीनों चीज़ें होती हैं। नहीं होता है, लेकिन देखें देयर आर सर्टेन रीजंस, मतलब ऐसे नहीं है कोई ये गाड़ी अगर लेट होती है तो वो शौकिया नहीं होती कि या कोई ऐसे लोकोमोटिव वगैरह एक्सटेंड हो जाता है, देयर मस्ट बी सम स्पेसिफिक रीजन। कई दफा हम लड़ते थे कि ये मेरा लोकोमोटिव 3 हफ्ते से मुतांडवीन में है, ये फेल हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा, तो वो आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये आप देख लें। इसके बाद ये किलोमीटर डिफाइंड है, ये हमने एक रीजन के हिसाब से नहीं किया। फॉर एग्जांपल एक लाहौर से मुल्तान चल रहा है 8 किलोमीटर और एक लोकोमोटिव कोयटा सेक्शन में चल रहा है 8 किलोमीटर, तो फर्क क्या है उसमें ज़्यादा दोनों में, क्योंकि उसने ज़्यादा स्टीप एरिया में चलना है अगर कोयटा सेक्शन। देखिए, जो जब आप लिंक बनाते हैं ना लोकोमोटिव्स के, तो उसके अंदर बाकायदा आपने वो जो रनिंग टाइम है वो इनकॉर्पोरेट किया होता है कि अगर एक जो कोयटा से चलता है इंजन और सिटी तक आता है और वो स्लो स्पीड पे आता है बाकी सारे, तो उसका रनिंग टाइम आपने इनकॉर्पोरेट करके बनाया होता है। ऐसे नहीं होता, उसकी पूरी कैलकुलेशन होती है कि ये कितने बजे चलेगा, कितने बजे पहुंचेगा, आगे फिर कौन सी ट्रेन लेके आएगा। मेंटेनेंस की बात करो, एक 800 किलोमीटर स्टीप एरिया में चल रहा है और एक 800 किलोमीटर लाहौर से मुल्तान जा रहा है, तो दोनों की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस एक जैसे होगी, क्योंकि कोयटा सेक्शन में उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। अच्छा, उसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका सवाल, जो कोयटा के लोकोमोटिव है ना, वो सिर्फ कोयटा से आते हैं रोड़ी तक या सिबी तक, ठीक है। अब प्रैक्टिकली क्या है कि जो फ्लैट सेक्शन के लोकोमोटिव हैं वो डेली तकरीबन यही जो आपने बात की 1000-1200 किलोमीटर करते हैं, वो डेली करता है हार्डली 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर, लेकिन फिर हम उसको मेंटेनेंस स्केड्यूल जो है वो उसको 6 महीने जब पूरे हो गए, वट एवर इज द किलोमीटर, विच एवर इज अर्लियर, ये लिखा हुआ है ना विच एवर इज अर्लियर, तो विच एवर इज अर्लियर वाला फार्मूला अप्लाई होता है कि 6 महीने बाद करना ही करना है। जबकि जब आप कंपेयर करेंगे तो जो फ्लैट सेक्शन पे लोकोमोटिव काम कर रहा है वो पता चलेगा लाख से ऊपर चला गया है, दूसरा जो है वो 30,000 अभी उसने 6 महीने में किए, लेकिन आपने वो 6 मंथ में कैरी आउट करना है स्केड्यूल उसका। ऑलवेज डेली, वो जो बेचारे वो बनाते हैं ना लोकोमोटिव का डेली बुकिंग, वो डेली हर वक्त चेंज कर रहे होते हैं। एज सून एज दे लिसन के जी कोई लोकोमोटिव फेल हो गया, देयर इक्वेशन विल बी डिस्टॉर्टेड। इफ दे थिंक दैट द ट्रेन इज लेट बिकॉज ऑफ सम रीजन, इक्वेशन इज डिस्टॉर्टेड। फिर उसके बाद एनी लोकोमोटिव इज मिसयूटिलाइज्ड और एक्सटेंडेड, वो सारी इक्वेशन डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो वो फिर दिस इज द बेसिकली द लैकिंग ऑफ ऑपरेशनल डिसिप्लिन। सब लिंक्स फोरमैन बनाता है या लिंक्स हेडक्वार्टर में डिप्टी सीओपीएस पावर बनाता है, हु इज अ मैकेनिकल ऑफिसर बीएस 19 का, और वो अंडर रिपोर्ट होता है, वो मैकेनिकल का ऑफिसर है, बट ही रिपोर्ट्स टू द सीओपीएस, चीफ ऑपरेटिंग सुपरिटेंडेंट। क्योंकि देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कर लें, ये जो ट्रेन ऑपरेशन है वो डीडीओ का सब्जेक्ट है, ट्रैफिक कमर्शियल का, इन cooperation with the mechanical department for rolling stock and everything। जब लोकोमोटिव शेड से निकल के आएंगे तो फिर आपका वो उनकी एक डिस्पोजल पे आ जाता है। कई दफ़ा समटाइम्स यू हैव कि जी एक लोकोमोटिव है, आप कहते हैं कि जी ये इसको आपने लाला मूसा से बियॉन्ड बुक ना करना, ये फेल हो जाएगा, या वो ज़्यादा लोड अटैच कर देंगे तो ये हॉल नहीं कर सकेगा।
लेकिन वो जब उधर जाता है पता चला जी वो उन्होंने आगे बुक कर दिया, ट्रेन खड़ी थी एक फ्रेट ट्रेन, उसके साथ अटैच कर दिया, एंड रिजल्ट क्या है जी कि वो उधर जाके फेल हो गया। तो ये होता है, दिस इज ऑल ऑपरेशनल इनडिसिप्लिन, दिस इज ऑल ऑपरेशनल इनडिसिप्लिन एंड इट हैपेंस एवरी डे, एवरी आवर इट इज हैपनिंग। बट वैसे जो है ये बाय बुक्स जो है पावर एनालिसिस इज इशूड एवरी 6 मंथ इन अक्टूबर, इन अप्रैल, या फिर इसको रिवाइज भी किया जाता है व्हेन एनी न्यू ट्रेन इज पैसेंजर ट्रेन इज नॉट टू बी इनॉग्रेटेड कि जी अब अगर एक एडिशनल ट्रेन या 2 एडिशनल ट्रेन चलनी है तो उसके लिए आपको लोकोमोटिव की रिक्वायरमेंट है, कोचेस की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप क्या करते हैं कि वो अपना लोकोमोटिव लिंक रिवाइज करते हैं, वो किसी बेस को एलोकेट कर देते हैं जहाँ पे क्वेश्चन हो इतना कि ये लोकोमोटिव वहाँ पे अवेलेबल है, आप उसको कह देते हैं कि आप नहीं करते। तो ये फिर आ गया मेजर ओवरहॉलिंग का सारा, ये आप देख लें इसमें 3 years और 600,000 किलोमीटर 6 लाख, और ये फिर एक स्पेशल क्लास का है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, वो जो जिस तरह मैंने कहा था सी डी फॉल करते हैं, जब ये 6 year वाला करेंगे तो उसके अंदर ये भी शामिल हो जाएगा, C2 भी, कि C1 इज अ ब्रॉडर स्कोप जिसके अंदर ऑटोमेटिकली जब ये 3 साल हो गए, उसके 3 साल बाद फिर जब आएगा लोकोमोटिव तो उसके अंदर ये भी स्केड्यूल इसके अंदर शामिल हो गए, जिस तरह E के अंदर C, D ये सारे शामिल हो जाते हैं। तो ये एक ब्रॉडर है कि जी आप, अच्छा लेकिन ये तो है किताबी बात, ये तो है थ्योरेटिकल। Practically, we are so bad maintainer that the locomotive, which is supposed to come after 3 years, it comes even after 2 years or less than 2 years. उसकी reason है bad workmanship, resource constraint, ये 2 major reasons हैं। Resource constraint means you don't have the requisite funds to procure that inventory which is required to be replaced during that overhaul. So you just put the old things, sometime you qualify, sometime you don't qualify, and just put it and fix it, and फिर उसके बाद problem. सर वो तो उससे तो हमारे का मेंटेनेंस का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है, उसे पीरियोडिक मेंटेनेंस से वो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस पे चला जाता है। आपको पता है when the locomotive is turned out after classified repair, major overhaul from CDL workshop Rawalpindi, the first wish of the WM is that this locomotive which I overhauled or major overhauled, it should reach in its base shed at its own feet. So this is our level of maintenance. कि वो हमारा ये लेवल है कि वो WM कोशिश करता है कि ये अपने पाँव पे किस तरीके से पहुंच जाए बेस शेड में। रिसीव हो गया फिर उसकी जिम्मेदारी खत्म, फिर जिम्मेदारी नहीं, वो रहती तो है वो 3-4 महीने के लिए, लेकिन वो उसकी भी कुछ जो है ना हैंडीकैप्स ऐसे होते हैं कि अब वो अगर पुराने कंपोनेंट्स या अनक्वालिफाइड पार्ट्स लगाएगा तो उसकी रीजन होगी, ये नहीं है कि मैं जानबूझ के लगाऊंगा, नहीं जी मैंने इसके शेड में तो जो है ना वो इंजन प्रॉपर नहीं, उसकी वो प्रॉब्लम होती है कि वो आपके पास उतने रिसोर्सेज या उतनी इन्वेंट्री नहीं होती, तो आप फिर क्या करते हैं, कैनिबलाइज करते हैं, किसी दूसरे से निकाले डाल दिए या पुरानों को रिक्वालिफाई किया, और वो फिर एक रिस्की अफेयर होता है और उसमें फिर वो अल्टीमेटली इट लीड्स टू द फेलियर। तो वो एक इस पे फिर आफ्टर लंच ब्रेक कर लें जी, ओके, क्योंकि ये जरा लंबा टॉपिक है। शार्प 2 o'clock, ठीक है जी।